हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये हमारी बिजनेस लॉ की रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें सेकंड चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कहता है, डेफिनेशन में दिया हुआ है बायर्स एंड सेलर क्या होते हैं। बायर मीन पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय द गुड्स। तो बाय की डेफिनेशन में दो बंदे आते हैं, या तो कोई गुड्स को खरीद लेता है या फिर मैं आगे फ्यूचर में खरीदूंगा। तो दोनों पर्सन इसके अंदर आते हैं, या तो मैंने आपसे कोई चीज़ खरीद ली या फिर मैं फ्यूचर में खरीदूंगा। एग्री टू बाय द गुड्स दोनों बायर की डेफिनेशन में आते हैं। उसी तरह सेलर की डेफिनेशन में आते हैं दो पर्सन, मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल गुड्स। एक ऐसा पर्सन जो ये कह रहा है कि मैं आपको ये गुड्स अपने बेचना चाहता हूँ, या फिर एग्रीमेंट कर रहा है, आपसे एग्री हो रहा है कि मैं फ्यूचर में ये गुड्स आपको बेचूंगा, तो उसको बोलते हैं सेलर। गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन इसके अंदर एक्शनेबल क्लेम और मनी नहीं आते। अब मनी तो आपको पता है मनी क्या होती है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम आपको सीखना चाहिए। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, ऐसे क्लेम जो ना लीगली इन्फोर्सिबल होते हैं, कल को आप लीगल एक्शन लेके उसको उसकी पेमेंट आप ले सकते हो। यानी कि जैसे आपकी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स होती हैं, तो आपके पास एफडीआर का सर्टिफिकेट है, कल को बैंक आपको मना कर दे मैं तो पैसे नहीं देता, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेके पैसे रिकवरी कर सकते हो। तो ये क्या कहता है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ये दोनों इसके अंदर नहीं आती गुड्स की डेफिनेशन में। एंड क्या आता है इसके अंदर, स्टॉक एंड शेयर्स आते हैं, ग्रोविंग क्रॉप्स आते हैं, ग्रास आती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। लेकिन दो चीज़ें, मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, ये आपकी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। तो यहाँ आप ये यहाँ से भी कर सकते हो। अब क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में क्या कहता है, गुड्स आपकी तीन टाइप की होती हैं, एक एग्जिस्टिंग गुड्स, एक फ्यूचर गुड्स, एक कंटिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स जो एग्जिस्ट करती हैं। सेलर जब बायर को कोई चीज़ बेच रहा होता है तो उसके पास वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब इसमें तीन टाइप की गुड्स होती हैं, एक स्पेसिफिक, एक असर्टेन, एक अनअसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है कि मान लो मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, आप मेरी दुकान पर आए, आपने मेरी शॉप पर आके बोला कि मुझे आईफोन 14 चाहिए। ठीक है, तो आपने एक स्पेसिफिक मुझे बता दिया कि आईफोन 14 ही चाहिए मुझे, और आपने ये भी बता दिया कि वाइट कलर का चाहिए। तो अब तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, अगर मेरे पास ब्लैक भी पड़े ना मैं तो भी आपको नहीं दे सकता। तो आपने मुझे स्पेसिफिक बोल दिया कि मेरे को तो आईफोन 14 चाहिए वाइट कलर का। यानी कि ये गुड्स क्या है, स्पेसिफिक गुड्स। आपने मेरे को स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे तो यही गुड्स चाहिए। और असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स क्या होती हैं। अब आप दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। अब आप मेरी मोबाइल शॉप पर आए, आपने बोला कि मुझे ना एक अच्छा सा मोबाइल दिखा दे। तो मैंने कहा किस रेंज का चाहिए, आपने बोला कि 30,000 के आसपास मुझे चाहिए। तो मेरी दुकान पे 30,000 के आसपास जितने भी फ़ोन पड़े थे ना, वो मैंने आपको सारे दिखा दिए। अब मैंने आपके सामने 6 पीस रखे, तो वो 6 पीस क्या है, अनअसर्टेन गुड्स। अब उसमें से आपने एक सेलेक्ट कर लिया जो आपके हिसाब से बढ़िया था फ़ोन। तो जो अब आपने हाथ में अपने सेलेक्ट कर लिया ना, वो गुड्स क्या कहलाएगा, असर्टेन गुड्स। यानी कि पहले कोई गुड्स अनअसर्टेन होते हैं, उसी में से जो आप सेलेक्ट कर लेते हो एक गुड्स, वो आपका बाद में क्या हो जाता है, असर्टेन गुड्स। ठीक है, उसके बाद कहता है फ्यूचर गुड्स होते हैं। फ्यूचर गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जो फ्यूचर में आपको मैं बना के दूंगा। आज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ 15 दिन में तैयार कर दूंगा, या फिर मैं ये गुड्स आपको मंगवा दूंगा, तो वो फ्यूचर गुड्स होते हैं। तो हम पहले ये पढ़ लें। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जो आइडेंटिफाइड है, एग्रीड है अपॉन एट द टाइम ए कॉन्टैक्ट ऑफ ए सेल इज मेड। जब मैं आपको सेल कर रहा था तब मेरे को आपने बता दिया कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में बोल दिया कि मेरे को सैमसंग गैलेक्सी S7 ही चाहिए, या वर्लपूल वॉशिंग मशीन चाहिए 7 kg की। असर्टेन गुड्स कौन से हो गए, ऐसे गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्टैक्ट ऑफ ए सेल इज मेड। सेल करने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, पहले वो अनसर्टेन गुड्स होते हैं। अनसर्टेन गुड्स आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, जो अभी तक स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं है। ठीक है, और असर्टेन्ड होंगे बाद में एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैम्पल। जैसे कि एक एग्जांपल कर लो, एक्स हैज़ 10 हाउसेज 10 हॉर्सेज। एक्स हैज़ 10 हॉर्सेज, ही प्रोमिस टू सेल वन ऑफ देम। अब मेरे पास 10 हॉर्सेज हैं, लेकिन उसको ये तो नहीं पता ना मैं कौन सा बेचने वाला हूँ। उसने कहा मैं एक बेच दूंगा, तो अभी ये अनसर्टेन गुड्स हैं। जब आप उसको बता दोगे ना मुझे तो ये वाला चाहिए 3rd नंबर वाला, तो फिर वो क्या हो जाएगा, असर्टेन गुड्स। पहले तो ये अनसर्टेन है ना, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा बेचना है, मेरे तो 10 पड़े हैं। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, तो वहाँ पे जितने भी गुड्स पड़े हैं ना, वो अनसर्टेन गुड्स हैं। जब आपने कहा ना मुझे ये वाला दे दो, अब उसने वो पैकेट उठा के आपको दे दिया। ठीक है, तो जैसे ही वो पैकेट आपको उठा दिया, आपके लिए उठा के दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, असर्टेन गुड्स। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। 1,000 क्विंटल ऑफ पोटैटो टू बी ग्राउंड ऑन द एज फील्ड इज नॉट इलीगल थ्रू द एक्चुअल सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज नॉट पॉसिबल। एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ये एग्रीमेंट टू सेल है। अब मेरे खेत है, तो तुमने बोला कि अगले 6 महीने में जितनी भी फसल होगी ना वो मेरे को दे दियो। मैंने कहा ठीक है, ये एग्रीमेंट टू सेल है। जब आप मेरे से लेने आए तब मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती वो गुड्स, लेकिन फ्यूचर में मैं आपको ये बना के दे दूंगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर गुड्स होते हैं। कंटीजेंट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स, कंटीजेंट गुड्स एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड अपॉन द अनअसर्टेन कंटीजेंसी। अब मुझे नहीं पता, देखो मैं बाहर जा रहा था, मैंने बोला कि अगर वो चीज़ मिल गई तो ले आऊँगा, नहीं तो नहीं। तो जिसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं हम। ए एग्री टू सेल टू बी ए पिकासो पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर। अब देखो ए बी को कह रहा है मैं तेरे को पिकासो की पेंटिंग दे दूंगा, प्रोवाइडेड ये कि मेरे को वो पेंटिंग मिल जाए।
जिसके पास वो है। अब मान लो अब इसकी कंटीजेंसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं वहाँ जाऊँगा, अगर मिल गई तो मैं ले आऊँगा पेंटिंग और तुझे दे दूँगा, अगर ना मिली तो नहीं दे पाऊँगा। तो ये मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंटीजेंट गुड्स होती हैं ये, ठीक है। उस पर कहता है सी आती है डिलीवरी। डिलीवरी 3 टाइप की होती है, एक एक्चुअल डिलीवरी, एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, ऐसी डिलीवरी यानी कि ना मैं गुड्स फिजिकली आपको दूँ। अब मान लो मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मैं अगर आप मेरे से मोबाइल लेने आ रहे हो तो मैंने आपको मोबाइल दे दिया, ये मैंने एक्चुअल में आपके हाथ में दे दिया ना, तो इसकी डिलीवरी फिजिकली आपको दे सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। अब मान लो एक घर है, मैं अपना घर बेच रहा हूँ आपको, तो मैं घर उठा के तो नहीं दे सकता आपको, तो उसकी क्या दूंगा, चाबी दूंगा। ये होती है सिंबल से मैंने आपको अपनी चीज़ बेच दी। ऐसे ही आपको मैंने अपनी गाड़ी बेचनी है, तो मैं गाड़ी कैसे दूंगा, चाबी दे दूंगा। एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसमें क्या होता है, ये दोनों की मिक्सचर है, क्या है, व्हेन इट इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी। अब इसके अंदर कस्टडी चेंज नहीं होगी, ना ही एक्चुअल पोजेशन चेंज होगी ऑफ थिंग, एज केस में भी डिलीवरी बाय द अटोर्नमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि ना, जैसे मान लो कि अब दो दुकानें इकट्ठी हैं, ठीक है, मेरे साथ एक दूसरी शॉप भी है। अब उसका कोई सामान आना था, तो उसने ना वो कहीं जा रहा था, वो बोला मेरा सामान आने वाला है, तो तू ना यहाँ पे उतरवा लियो, ठीक है। तो उसका सामान पीछे से उसका सामान आ गया और मैंने अपनी शॉप के बाहर उसका सामान उतरवा लिया, ठीक है। तो ये अब मैंने उसकी जो डिलीवरी उठाई नहीं, ये ली ना, जो ये गुड्स मेरे को डिलीवर हुए हैं, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई है। कैसे, ना तो ओनरशिप मेरे पास आई, ना कस्टडी मेरे पास आई। वेयर हाउसमैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एग्री टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी। ए ने रिक्वेस्ट करी थी और गुड्स उसके कहने पर मैंने अपनी दुकान के आगे रुकवा लिए, तो ये होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होते हैं, इंक्लूड्स बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर फंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट्स। ये सारे क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। यानी कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ना उसका टाइटल होता है, और उसके थ्रू ही मैंने अगर गुड्स आपको बेच दिए। यानी कि अब जैसे रेलवे रिसिप्ट्स होती है, मैंने रेलवे पे आपको माल भेजा अपना, ठीक है, मैंने अपनी जगह से रेलवे पर सामान आपकी जगह पर भेज दिया। अब आप क्या कर सकते हो, उसको ना रेलवे रिसिप्ट के थ्रू आगे भेज सकते हो, ठीक है। यानी कि आप उतरवा के पहले अपनी दुकान पर लेके आओगे, ऐसा नहीं है। आप वो रेलवे रिसिप्ट किसी और को दे दो कस्टमर को, और उसको बोलो तो ये माल को उतरवा लियो और अपनी जगह पे ले जाइए, ठीक है। आप रेलवे रिसिप्ट के थ्रू, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के थ्रू आप उस गुड्स को लेके जा सकते हो। एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये पेपर के अंदर पूछ सकता है आपसे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में क्या डिफरेंस होता है। अब जो एक डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है ना, उसके ऊपर तो आपका नेम लिखा होता है। यानी कि अब जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है, पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे ये, तो उसके ऊपर लिखा होता था कि मिस्टर ए होल्ड करता है 500 शेयर रिलायंस कंपनी के। तो मिस्टर ए का पूरा नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता था। मान लो वो उसका गुम हो जाता है, वो किसी को मिल जाए, तो कोई और उसका फ़ायदा उठा सकता है, और कोई फ़ायदा उसका उठा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर ए का नाम लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल लिखी हुई है। उसके सर्टिफिकेट जो शेयर है वो किसको मिलने थे, मिस्टर ए को ही मिलेंगे, चाहे उसका गुम हो जाए। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो शो करता है किसी का नेम, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जैसे कि हमने ऊपर देखा बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस गुड्स। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पेपर के अंदर 3 नंबर का अलग से आ जाता है पेपर के अंदर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद मर्केंटाइल एजेंट होता है। एजेंट कौन होते हैं, जो किसी के ब्याह पे काम करता है, उसको मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टी का मीनिंग किसको लेंगे, ओनरशिप को, कि मैंने अपनी ओनरशिप आपको दे दी तो मतलब प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, ऐसा बोला जाता है। ए ओन्स ए हु ओन सर्टेन गुड्स प्लेस देम टू बी। ए हैज ए जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स वेरस बी हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन द गुड्स टू द एक्सटेंट अमाउंट ऑफ एडवांस ही हैज मेड। इंसॉल्वेंट, जो बैंकक्रप्ट हो जाता है पर्सन, जिसकी लाइबिलिटी उसकी एसेट से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको इंसॉल्वेंट बोल दिया जाता है। प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ ए गुड्स। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सप्रेस इन द मॉनिटरी टर्म। मॉनिटरी टर्म के अंदर कोई भी वैल्यू प्राइस कहलाती है। और क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड स्टेट और कंडीशन। अब आता है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये अपन डिफरेंस से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ से समझ आ जाएगा आपको। यही चीज़ ऊपर आपको दी हुई है, ये चीज़ नीचे दी हुई है, डिफरेंस फॉर्म में दी हुई है, एक ही बात है ये। सेल क्या होती है, जब मैंने दोनों चीज़ें इमीडिएटली कर दूँ। और एग्रीमेंट टू सेल क्या है कि जब मैं इमीडिएटली ना करूँ, फ्यूचर डेट पे करूँगा। ये हमारे डिटेल में है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से देख लो इसको। देखो सेल क्या होती है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएटली। अगर मैं गुड्स की प्रॉपर्टी यानी कि गुड्स की ओनरशिप साथ के साथ आपको ट्रांसफ़र कर दूँ, तो वो कहलाती है सेल। एग्रीमेंट टू सेल में तो आप मेरे पास आए, बोला कि 15 दिन बाद हमारे घर फंक्शन है, शादी है, हमारे को फर्नीचर चाहिए, तो मैंने कहा 15 दिन में मैं आपको बना के दे दूंगा। तो वो क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल। 15 दिन बाद मैं आपको फर्नीचर दूंगा, 15 दिन बाद आप मेरे को पैसे दे देना, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। सेल के अंदर दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, जो परफॉर्म हो चुका हो। मैंने आपको अपनी गुड्स दे दी, आप वैसे लैपटॉप खरीदने आए तो मैंने आपको लैपटॉप बेच दिया, तो आपने मुझे पैसे दे दिए, तो एग्जीक्यूटेड। जब बोथ पार्टी परफॉर्म कर दे अपने एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को,
ठीक है, तो उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों पार्टी ना परफॉर्म करेंगी बाद में, मैं तुम्हें अपना फर्नीचर दूंगा, तुम मुझे अपने पैसे दोगे, तो वो कहलाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज दी हुई है, द सेलर कैन sue द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर। रेमेडीज दी हुई हैं ब्रीच की। सेल के केस में बायर जो होता है, सेलर जो होता है, वो बायर के ऊपर केस करता है सिर्फ प्राइस के लिए। वो कभी भी ऐसे नहीं कहता कि मुझे मेरे गुड्स वापस दे, वो प्राइस के लिए केस करता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर तो मैंने मेरे गुड्स तो मेरे पास ही पड़े हैं, गुड्स तो मेरे पास पड़े हैं, गुड्स तो मैंने दिए ही नहीं आपको, ना ही प्राइस आया आपकी। लेकिन आपने मेरे को लास्ट में मना कर दिया, मैं तो नहीं लेता, तो मैं आपको कहूँगा जो डैमेजेस होगी है ना, वो मुझे पे कर दो। अब आपने 15 दिन बाद मेरे को बोला यार मेरे को तो फर्नीचर नहीं चाहिए, मैंने कहा अब मेरे को ऐसे ये ऐसा फर्नीचर कोई लेगा ही नहीं है, तो आपने कस्टमाइज़ करवाया था, अब इसको तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा, मेरे को इतना नुकसान होएगा, तो जो भी डैमेजेस हैं वो क्लेम कर लो उससे। लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज की बात करें, सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ बायर। आप मेरे से कोई लैपटॉप लेके चले गए, अब रास्ते में आपका लैपटॉप वो गिर गया, तो वो लॉस आपका है, उसमें मैं क्या करूँ? तो वो तो बायर का लॉस है। और मान लो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अगर कोई लॉस हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो गुड्स तो सेलर के पास ही पड़ी है। और मान लो मेरी दुकान पे ही पड़ा है, 5 दिन बाद वो फर्नीचर को कुछ हो गया, तो वो तो मेरा ही नुकसान हुआ, वो तो 15 दिन बाद आना था उसने। तो बर्डन ऑफ रिस्क की बात करें, रिस्क ऑफ लॉस इज दैट बायर, जो भी लॉस होगा, रिस्क है वो सारा तेरे पास ही है, बायर के पास है, क्योंकि बायर तेरे को मैंने ओनरशिप दे दी थी। अब तेरा मोबाइल गिरा है तो तू ही देख उसको, मेरा कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर तो जब तक मैं फर्नीचर उसको दे नहीं दूंगा ना, तब तक का सारा लॉस मेरा ही है, मेरे ऊपर ही रहेगा। राइट ऑफ रीसेल, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। अब मैंने आपको लैपटॉप भी दे दिया, मैं आपके गुड्स कैसे बेच दूंगा? बेच ही नहीं सकता। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या होता है? सेलर में सेल द गुड्स, ओनरशिप इज लाइंग विद द सेलर। एग्रीमेंट टू सेल फर्नीचर आपने 5 दिन बाद मेरे को काम बना कर दिया, मैं तो नहीं लेता, ना लो, मैं बेच दूंगा, किसी और को बेच दूंगा, क्योंकि ओनरशिप इसके पास है, ओनरशिप तो मेरे पास ही पड़ी है अभी। ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस फॉर द बायर। जो ऑफिशियल असाइनी आ जाता है, विल नॉट एबल टू टेक ओवर द गुड्स, वो गुड्स को टेक ओवर तो नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या कर पाएगा? प्राइस लेगा बायर से, बायर को बोलेगा प्राइस दे भाई। और अगर उधर ऑफिशियल असाइनी आ गया, तो गुड्स ही मेरे पास पड़े हैं, तो कंट्रोल आ गया। जब सेलर के पास ही गुड्स पड़े हैं तो कंट्रोल तो ऑफिशियल असाइनी आराम से ले लेगा उसको। बट द प्राइस विल नॉट बी रिकवरेबल, प्राइस रिकवरेबल नहीं होगा। अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है बायर की, ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स, और उधर उधर तो कंट्रोल आ ही नहीं सकता। अब कहता है सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। अब सेल और हायर परचेज में डिफरेंस बता रहा है। सेल और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है? सेल सेल तो अपन ने देख ली ऊपर, अब हायर परचेज देखते हैं। हायर परचेज क्या होती है? द प्रॉपर्टी इन द गुड पासिस टू द हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज क्या होती है? जैसे आप घर पे कोई गाड़ी लेते हो या एक्टिवा लेते हो, तो किस्तों पे लेते हो जब, तो उसकी जो ओनरशिप होती है ना, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपके पास आती है। और जबकि आप जब आप सेल पे कोई चीज़ खरीद के आते हैं, बाहर बाहर के पास ओनरशिप इमीडिएटली चली जाती है। तो कहता है सेल के केस में तो आपकी जो ओनरशिप है, रिस्क रिवार्ड है, वो तो साथ के साथ चला जाता है, जबकि हायर परचेज में ऐसा नहीं होता, लास्ट इंस्टॉलमेंट में जाती है। ओनर कब बनोगे? सेल के केस में ओनर तो आप साथ के साथ बन जाओगे, लेकिन उधर आप ओनर कब बनोगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट में। कॉन्टैक्ट टर्मिनेशन कैसे कर सकते हो आप? अब मान लो क्या है कि मैंने आपको कोई लैपटॉप भेज दिया, तो आप टर्मिनेट कर ही नहीं सकते, अब तो आपको पैसे ही देने पड़ेंगे। आप मेरे लैपटॉप लेके और बाद में बोला पैसे नहीं देता, प्राइस के लिए मैं केस कर दूंगा, अब तो मैं ऐसे पैसे ही मांगूंगा, आप टर्मिनेट तो कर ही नहीं सकते कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन हायर परचेज के केस में अगर कोई भी गुड्स वो नहीं आती, आप कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देते, तो वो किसी भी टाइम पे आपका ये टर्मिनेट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को, और आपको वो गुड्स वापस देनी पड़ेगी। यानी कि जो आप एक्टिवा लेके आए हो ना, जो आप एक्टिवा लेके आए हो किस्तों पे, अगर आपने कोई भी किस्त उसको देने से मना कर दिया ना, तो वो गुड्स को वापस ले सकता है आपसे, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है किसी भी टाइम पे। टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर। आप भी कर सकते हो। आपको लगता है यार अगली किस्त से नहीं निकलेंगी हमारे से, तो आप क्या करो? गुड्स को टर्मिनेट कर दो, आप ये कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो और गुड्स को वापस दे दो। अब आपको बाकी की इंस्टॉलमेंट नहीं देनी। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, द सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, और उधर ओनर टेक ले नो सच रिस्क, उसका रिस्क होता ही नहीं। इफ हायरर फेल टू पे एन इंस्टॉलमेंट, हायरर किसको बोला जाता है? गुड्स को हायर पे लेने वाला, यानी कि हम लोग, अगर हम लोग फेल हो जाते हैं पे एन इंस्टॉलमेंट, द ओनर हैज अ राइट टू टेक बैक द गुड्स। उसके पास हमेशा राइट है, एक भी किस्त आपने उसको मना कर दी, वो अपनी गुड्स वापस ले जाएगा, टर्मिनेट कर देगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सेल के केस में तो आपका टाइटल इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपने बोनाफाइड गुड्स खरीदी है, तो बायर कैन पास ए गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? अच्छे के लिए, ठीक है, गुड फेथ में। ए बायर कैन पास ए गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम, लेकिन हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन इफ टू बोनाफाइड परचेजर। अब इन दोनों को इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्या कह रहा है ये? मान लो मैंने कोई चीज़ आपको सेल की है, मैंने आपको मोबाइल सेल कर दिया, अब आपने वो मोबाइल अपने दोस्त को बेच दिया, ठीक है, तो आपके जो दोस्त के पास उस राइट गया ना, उसका टाइटल गया है, वो बोनाफाइड ही जाएगा, क्योंकि आपने मुझे पैसे दे के खरीदा है, तो आपका टाइटल लीगल ही आगे जाएगा। अब यही केस आप उधर लेते हैं, आप मेरे से एक्टिवा ले गए हायर परचेज पे, आप उस एक्टिवा को आगे बेच नहीं सकते, क्योंकि आप खुद ओनर नहीं हो अभी,
द हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू ए बोनाफाइड परचेजर। इवन टू बोनाफाइड परचेजर मतलब अब आपने मेरे से एक्टिवा ले ली, 3 किस्तें पे करी हैं सिर्फ अभी 15,000 रुपये आपने मेरे को पे करिए, 5,000 रुपये किस्त थी, और 3 महीने बाद आपने वो ना स्कूटी अपने दोस्त को टपा दी 80-90 हज़ार रुपये की, 80,000 रुपये की टपा दी। ऐसा नहीं कर सकते, चाहे आपने उससे पूरे पैसे ले लिए फिर भी टाइटल आपके दोस्त के पास नहीं जाएगा। द हायर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू ए बोनाफाइड परचेजर। रीसेल की बात करें, मैंने आपको मोबाइल बेचा था, तो बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स, आप इसको मर्जी बेचो, लेकिन हायर परचेजर उसको रीसेल नहीं कर सकता जब तक कि वो पूरी इंस्टॉलमेंट ना पे कर दे। उसके बाद कहता है सेल और बेलमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बेलमेंट क्या होती है, अब बेलमेंट क्या होती है, जैसे मान लो आपने मेरे से कोई बुक ले ली है, मेरे सामने बुक पड़ी है, आपने बोला सर मेरे को ना बुक चाहिए, मेरा पेपर है, मैं पढ़ के आपको वापस दे दूंगा। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं जो बुक आपको दूंगा मेरे को बोला जाता है बेलर, आपको बोला जाएगा बेली। इसमें बेलर बेली को कुछ गुड्स देता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, और जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पज़ पूरा हो जाता है गुड्स वापस दे दी जाती है बेली टू बेलर। अब ये विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। मान लो बुक दी थी मैंने पढ़ने के लिए, आप महीने बाद मेरे को वापस देंगे, तो वो गुड्स से मैं आपके पैसे थोड़ी लूँगा। तो वो आपकी विद कंसिडरेशन भी हो सकती है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है। विदाउट कंसिडरेशन हो गया। अब मान लो आपने अपना सूट एक प्रेस करने के लिए दे दिया, और उसको आपने 10 रुपये दिए और आपका सूट उसने प्रेस करके आपको दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये विद कंसिडरेशन हो गया। अब इसके लिए ये वर्ड यूज़ करता है ग्रेचुशियस और नॉन ग्रेचुशियस, ये उल्टे होते हैं, यानी कि ग्रेचुशियस का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, और नॉन ग्रेचुशियस का मतलब होता है विद कंसिडरेशन। तो ये ग्रेचुशियस भी हो सकता है और नॉन ग्रेचुशियस भी हो सकता है। जबकि सेल इसका रिवर्स होता है, क्या होता है, द कंसिडरेशन इज द प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी के लिए बात करता है। सेल तो सिर्फ मनी के लिए बात होती है, और बेलमेंट जब भी विद और विदाउट मनी दोनों के लिए हो सकती है। रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करें, द रिटर्न ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकती। और बेली को तो गुड्स वापस देनी होती है, आप मेरे से बुक लेंगे तो बुक तो वापस देनी पड़ेगी। आपने सूट प्रेस करने के लिए किसी को दिया तो सूट प्रेस करके वो आपको वापस देगा, और सेल के केस में बायर मेरे को गुड्स वापस थोड़ी दे के जाएगा। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब क्या था, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच सम गुड्स आर टू बी सोल्ड फॉर ए प्राइस, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड देयर इज ओनली डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर। अब इसके अंदर ना सेल नहीं होती, हम ना क्या करवाते हैं उसके ऊपर लेबर करवाते हैं कुछ, यानी कि एक गोल्ड ने एक आपने क्या करा, गोल्ड इज सप्लाई टू ए गोल्ड स्मिथ फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑर्नामेंट। आपने एक ज्वेलर को बोला कि यार हमारे पास ना सिक्के पड़े हैं, आप इससे ना वो बना दो, मंगलसूत्र बना दो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल एंड हाउ मेड। ये नॉर्मल बताया हुआ है आपको, रीडिंग टॉपिक है बिल्कुल ही। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल इज मेड बाय ऑफर टू बाय और सेल गुड्स टू ए प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, आप उसकी एक्सेप्टेंस कर लो। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इमीडिएट पेमेंट ऑफ द गुड्स, दोनों साइड से पेमेंट हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो और पोस्टपोन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कहता है आर एग्री टू डिलीवर द ओल्ड मोटरसाइकिल वैल्यू 25,000 टू एस इन एक्सचेंज ऑफ ए न्यू मोटरसाइकिल एंड एग्री टू पे द डिफरेंस इन कैश, यानी कि कुछ काइंड में कुछ पैसों में, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर क्या कह रहे हैं, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, वे गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल में भी आइदर एग्जिस्टिंग गुड्स हो दैट दे आर एक्वायर्ड ओन पोसेस बाय द सेलर ऑफ फ्यूचर गुड्स, देयर में भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ ए गुड्स एक्विजिशन बाय विच द सेलर डिपेंड अपॉन ए कंटिजेंसी। ये सारे हमने पढ़ लिए, ऊपर वही दिए हुए हैं सब कुछ। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मान लो गुड्स आपके पेरिशिंग हो गए, फिर वे देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल इज स्पेसिफिक गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड हो जाएगा अगर गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर, यानी कि ना सेलर को पता ही नहीं, सेलर की नॉलेज के बगैर वो गुड्स ना क्या हो गए, पेरिश्ड हो गए, डैमेज्ड हो गए, तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। एग्जांपल देखो, ये एग्री टू सेल 50 बैग ऑफ ए वीट स्टोर्ड इन द एज गोडाउन। अब मेरे गोडाउन में ना कोई 50 बैग पड़े थे वीट के, और मैंने आपके साथ सेलिंग का एग्रीमेंट कर लिया, और ड्यू टू द वाटर लॉगिंग ऑल द गुड्स स्टोर्ड इन द गोडाउन वर डिस्ट्रॉयड। अब मेरे को नहीं पता था ये बात, मेरे को नहीं पता था ये बात, लेकिन गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए मेरे। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट नाइदर पार्टी हैव अवेयर ऑफ द फैक्ट, दोनों को ही नहीं पता, ना मुझे पता ना उसको पता। ये एग्रीमेंट बाद में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है ना। विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर गुड्स पेरिश्ड हो गए, डैमेज्ड हो गए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है आपको। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, अब वेर देर इज एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, अब स्पेसिफिक गुड्स की बात तो होगी थी, लेकिन सब्सिक्वेंट गुड्स विदाउट द फॉल्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सेलर बायर पेरिश हो जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं, तब तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फ्यूचर गुड्स के केस में इफ द फ्यूचर गुड्स आर स्पेसिफिक डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स विल बी अमाउंट टू सुपर वेनिंग पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। प्राइस आपको कैसे असरटेन करना है, या तो देखो प्राइस आपको पता होगा, द प्राइस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल में भी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, या तो हम बात कर लेंगे ये इतने रुपए का, तो उससे ही हो जाएगा। या फिर अगर कोई भी ऐसा डिटरमाइंड तरीका नहीं है आपका, फिर प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजन, तो बायर शेल पे इन सेलर टू ए रीजनेबल प्राइस दे देंगे आप उसको। आप उसको कह रहे हैं चल देख ले यार, लगा ले जो भी लगाना है, रीजनेबल सा प्राइस दे दे। अब रीजनेबल प्राइस दे देगा, अब मान लो ऐसा पॉसिबल नहीं है,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना ये वैल्यूएशन किसी से लगवा सकते हैं। वेयर देयर इज एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन टर्म्स दैट द प्राइस इज टू बी फिक्स्ड बाय द वैल्यूएशन ऑफ द थर्ड पार्टी। अब देखो मेरे पास बाइक थी और आपने बोला सर आपकी ना बाइक चाहिए, तो मैंने कहा देखो ऐसे है, बाइक वुइक बेचने का काम थोड़ी है मेरा। अब बाइक मार्केट में ले जाओ, उसकी वैल्यूएशन करवा लो, जितने की होगी आप उतने पैसे दे देना। तो ऐसा भी हो सकता है। Where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or by the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in default। तो ऐसे आप वैल्यूएशन वगैरह करवा सकते हो उसकी। तो यहाँ पर अपनी ये यूनिट खत्म होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होता है, हमारे को इस चैप्टर में ये सीखना है। कंडीशन क्या होता है, एसेंशियल्स टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है ना, जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, कंडीशन आपका है मेन पर्पस आपका पूरा होना चाहिए। अब आपने मेरे से कोई चीज़ खरीदी, तो आपने बोला कि मेरा ना मेन पर्पस ये है, मैं किस पर्पस के से आपसे ये चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ। तो अगर मान लो मैंने आपका मेन पर्पस ही तोड़ दिया तो वो दिक्कत हो जाएगी। या वो दिक्कत क्या हो जाएगी, मैंने आपकी कंडीशन तोड़ दी। यानी कि आपने मुझे बोला था कि मेरे को ना एक लैपटॉप चाहिए और उस लैपटॉप के अंदर ना ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट है। अब मान लो वो जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट थी वो ही पूरी नहीं हुई, तो आपकी क्या टूट गई, कंडीशन टूट गई। और वारंटी का मतलब क्या होता है, जो मेन पर्पस के साथ कोलैटरल था वो चीज़ टूटी। मेन पर्पस तो आपका जो आपने मेरे से रिक्वायरमेंट मांगी थी ना वो तो पूरी है, लेकिन जो मैं आपको उसके साथ एडिशनल चीज़ें देता था ना उसमें से मैंने एक दो चीज़ें देने से आपको मना कर दिया। तो वो क्या होता है, जो चीज़ें मुझे आपको साथ में देनी थी वो चीज़ मैंने तोड़ी है। तो इसका मतलब क्या कर दिया, मैंने आपके साथ वारंटी तोड़ दी। तो कंडीशन और वारंटी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बस पूरा चैप्टर यहीं पे आपका समझ समाप्त हो जाएगा। सिर्फ कंडीशन और वारंटी में आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए, कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है। तो आगे आपका चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा ये वाला। तो सबसे पहले आपको कंडीशन पता होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन एसेंशियल्स टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ए रेपुडिएटेड। यानी कि जो आपने मुझे मेन कंडीशन बताई थी ना कि सर मेरे को ये प्रोडक्ट किस लिए चाहिए, इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, वो आपका मेन पर्पस ही पूरा नहीं होगा, तो आप क्या कर दोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर दोगे, पूरे पैसे आपको वापस दे दिए जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा, पी वॉन्ट्स टू परचेज ए कार फ्रॉम क्यू जिसकी माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर होनी चाहिए। क्यू पॉइंटिंग एट ए पर्टिकुलर व्हीकल सेज द कार विल सूट यू, लेटर बी बाय द कार बट फाइंड आउट लेटर ऑन द दिस कार विल नॉट फॉर द टॉप माइलेज। 15 किलोमीटर लीटर थी उसकी। तो उसने जब आपको मेन कंडीशन बताई थी कि मुझे 20 किलोमीटर पर लीटर वाली चाहिए, मेन कंडीशन तोड़ दिया आपने उसकी, तो इसका क्या बोला जाएगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन, यानी कि ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब वारंटी सीखते हैं आप। ए वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब मेन पर्पस नहीं तोड़ोगे, उसके साथ जुड़ा हुआ कोलैटरल वर्ड आप तोड़ोगे आप। ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू ए क्लेम फॉर डैमेजेस। तो आपने अगर मान लो आपको मैंने बोला था कि मैं आपको ना आप मेरे से ये आर ले दो, मैं आपको ना वारंटी देता हूँ, 2 फ्री सर्विस दूंगा। अब बाद में मैंने आपको बोला फ्री सर्विस नहीं है, मैं तो आपसे पैसे लूंगा। तो ये वाली चीज़ें है ना, मेन पर्पस नहीं तोड़ा आपका, आर बढ़िया चल रहा है आपका, लेकिन सर्विस देने से मैंने आपको मना कर दिया, तो वो आप डैमेजेस में से क्लेम कर सकते हो बाद में। उसको बोला जाता है मैंने वारंटी तोड़ दी आपकी। स्टिपुलेशन मे बी कंडीशन दैट थ्रू कॉल्ड इज ए वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसका कहता है कंडीशन वारंटी में क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस तो यही लिख देना कि कंडीशन क्या होती है, इज ए स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस। राइट इन केस ऑफ ब्रीच, अगर ब्रीच कर देते हो तो उसमें द कंडीशन में क्या करोगे आप, पूरा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो आप। और उधर एग्रीव्ड पार्टी क्या करेगी, सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेगी। पहले वाले केस में आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो और क्लेम वो भी कर सकते हो। अब बोलो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पैसे वापस दे। कंडीशन के केस में आप पैसे वापसी मांग सकते हो। वारंटी के केस में आप आर की जगह आर के पैसे थोड़ी वापस लेन देन करेंगे आप, वो तो मैंने आपको सर्विस देने से मना कर रहा है। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे पैसे वापस दे, आप कहोगे सर्विस फ्री कर, मुझे डैमेजेस पे कर, तो वो कर सकते हो आप। कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, ए ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। तो मान लो आपके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं निकला जैसे आपने मेरे से मांगा था, तो मैंने कहा यार ऐसे है, अब ना अपनी यारी दोस्ती का मामला था, तो आपने बोला यार ऐसे वापस तो नहीं लेते, ऐसे है चल तू उसको ठीक करवा दे। आपका प्रोडक्ट वैसे नहीं निकला, तो मैंने कहा यार ये ना एक एडिशन इसके अंदर इक्विपमेंट डल जाएगा, तो तेरा प्रोडक्ट ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और वो वाली चीज़ भी डाल देता हूँ जो चीज़ तेरे को चाहिए थी। तो आपने कहा चल डाल के दे दे मेरे को, ठीक है। तो यानी कि आपने ना कंडीशन वाले को वारंटी रीड करवा लिया। हालांकि आप ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते थे, लेकिन आपने बोला चल कोई बात नहीं कर दे। तो कंडीशन को तो मैं वारंटी रीड कर सकता हूँ, एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी मैंने रीड क्या कर लिया, मतलब क्लेम लेके काम सार दिया। लेकिन जहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटी था, आप उसको ये कह सकते हो चलो डैमेजेस पे मत कर, मेरा तो प्रोडक्ट ही वापस, पैसे ही वापस दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। आर वाला केस देखो वापस से, आर वाले केस में बोलो यार ऐसे है, मैं डैमेजेस तो नहीं लेता, मैं मेरे को आर वापस कर रहा हूँ, मेरे को पैसे दे दे मेरे, ऐसे नहीं कर सकते आप। कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हो, वारंटी को कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब कहता है व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज ए वारंटी,
ऐसे कौन कौन से केस हैं जब आपकी कंडीशन, जब आपकी थी तो कंडीशन लेकिन आप उसको वारंटी ट्रीट करना चाहते हो तो कर लो। व्हेन द बायर ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, अब बायर खुद ही बोल रहा है मैं अपना ये राइट है वो छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहे तो ठीक है वॉलंटरी ट्रीट कर लिया, तू खुद ही ये चाहते हैं कि मैं तेरे को ये सही करके दे दूँ तो मैं सही कर दूंगा। व्हेन द बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ द वारंटी, दिस इज से ही मे क्लेम ओनली डैमेजेस, वो कहते हैं मेरे को डैमेजेस दे दो, मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप मेरे को ये ठीक करवा के दे दो बस। बायर हैज़ नॉट वेव द कंडीशन बट डिसाइडेड टू ट्रीट एज ए वारंटी, वारंटी ट्रीट करना चाहता है, जब बायर ही करना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत क्या है। कई बार क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ना नॉन सेवरेबल होता है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं सेवरेबल नहीं कर पा रहा, तो बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल गुड्स या फिर पार्ट ऑफ द गुड्स, अब मैं उसको कह रहा हूँ या तो पूरे ले या फिर हाफ पार्टी ले ले, लेकिन सेवरेबल नहीं कर सकते आप इसको। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल गुड्स या फिर पार्ट ऑफ द गुड्स, एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्टेंस एज इनविजिबल इन सेक्शन 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब जब कॉन्ट्रैक्ट आपका नॉन सेवरेबल हो ना, तो फिर आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को वारंटी क्लेम करना पड़ेगा। वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय द लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी या फिर अदरवाइज, अब कोई इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है आपकी किसी केस में, जब ऐसा कोई रीज़न आ जाता है, कोई अदरवाइज रीज़न आ जाता है कि आप कंडीशन नहीं ट्रीट कर पा रहे, तो उस केस में भी आपको वारंटी ट्रीट कर लेनी चाहिए। तो ये 4 केस हैं जहाँ पर आपकी कंडीशन वारंटी में कन्वर्ट हो जाती है। पेपर के अंदर बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, पेपर के अंदर ध्यान से कर लेना इसको भी। अब कहता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन या फिर वारंटी क्या होती है, तो आपकी जो भी कंडीशन है या वारंटी है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब कंडीशन एंड वारंटी में भी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस विच आर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट आर एक्सप्रेस प्रोवाइडेड इन द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने आपको साफ साफ लिख के बता दिए हैं कि ये वाली कंडीशन ऐसे ऐसे रहेंगी। इम्प्लाइड कंडीशन है जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो होनी ही थी। अब देखो इम्प्लाइड कंडीशन देखते हैं, एक्सप्रेस में तो क्या कि मैंने आपको लिख के दे दिया भाई ये चीज़ मैं ऐसे ऐसे दूंगा आपको, इसके अंदर ये क्वालिटी होगी, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मेरे को आपको देनी चाहिए थी सेलर को। जैसे सबसे पहले देखो कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल के अंदर क्या होता है, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल अनलेस देयर इज एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस देयर इज एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी। फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है कि सेलर हैज़ ए राइट टू सेल। अब देखो आप मार्केट में जाते हो कोई चीज़ खरीदने जाते हो, तो अब क्या आपने कभी सेलर को ये बोला कि क्या तू इसका ओनर है, जो दुकान पे गद्दी पे बैठा है, दुकानदार मेन सीट पे बैठा है, ऑफिस में बैठा है, तो वो तो उसका ओनर ही है। कभी आपने सेलर को जाके ये बोला भाई तेरे ये गुड्स तेरे ही है ना, चोरी चोरी के तो नहीं है, वो मार के और भगा देगा अपने को। अब ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो उसकी दुकान पे सामान पड़ा है वो उसका खुद का ही है और उसके पास उसको बेचने का राइट है, तो ये तो एक कंडीशन है, ये तो इम्प्लाइड है, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी। वो कल को ये थोड़ी कहेगा सेलर तूने कौन सा मेरे से पूछा था आगे कि मैं इसका ओनर हूँ या नहीं हूँ, तो ये तो इम्प्लाइड है। तेरी दुकान पे तू गद्दी पे बैठा है, तो तेरी दुकान पे कोई माल पड़ा है वो तो तेरा ही होएगा। ऐसे ही दूसरा देखो सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अब आपने डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ दिखाई हुई थी कि इस पैकेट के अंदर क्या क्या निकलेगा और किस किस क्वांटिटी में क्या क्या डला हुआ है, तो तूने वो तो साफ साफ डिस्क्राइब भी किया हुआ है। अब मान लो वो चीज़ वैसे ना निकली, तो यार ये तो इम्प्लाइड कंडीशन थी, मैंने तो यही देख के खरीदा था डिस्क्रिप्शन में, अगर वो ना निकलेगा तो पकड़ लो उसको फिर। ठीक है, अब कहता है सेल बाय सैंपल, अब देखो आपने मेरे को, अब आप कोई चीज़ मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसने अपने को सैंपल दिखाया भी ये सैंपल है, अपन ने सैंपल यूज़ करा और बहुत ही स्वाद लगा वो अपने को, बहुत ही अपनी अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग था, बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट था, तो आपने उसको क्या कर दिया ऐसे ना 100 प्रोडक्ट और भिजवा दे हमारे घर। ठीक है, अब जो वो जो बल्क आया ना आपके घर वो बिल्कुल उसके अपोजिट था, तो ये दिक्कत होगी। ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है कि तूने जो सैंपल में दिखाया था वही हमारे को बल्क में देगा, ये चीज़ कहने की जरूरत थोड़ी थी। तो ये सारी ना इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लो कोई सैंपल भी दिखाया था और डिस्क्रिप्शन भी दिखाया था, तो वो जो बल्क का मैंने तुम्हारे से खरीदा है वो तो सेम टू सेम ही आना चाहिए। अगर नहीं आएगा ना बायर अपना रिपोर्टेड कर देगा कॉन्टैक्ट को, बायर के पास पूरा राइट है, सेलर का ये पूरा कॉन्टैक्ट आप कैंसिल कर देंगे। अब मान लो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, अब इसके अंदर कहता है देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन, इसके अंदर कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती क्वालिटी और फिटनेस को लेके, लेकिन इसके अंदर ना क्या कहते हैं हाउएवर द कंडीशन एज टू रीजनेबल फिटनेस तो होनी चाहिए, पर्टिकुलर पर्पस में भी इम्प्लाइड इफ बायर हैड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेज। अब देखो मैंने उसको पर्पस बता दिया था, मैं तेरे से ये गुड्स किस परचेज के लिए किस पर्पस के लिए खरीदना चाह रहा हूँ, और मुझे तेरे पर विश्वास है स्किल्स एंड जजमेंट के ऊपर कि जो तू बोलेगा सही बोलेगा। अब मैंने जब बायर ने जाके सेलर को बता ही दिया कि मैं ये गुड्स किस पर्पस के लिए खरीदना चाहता हूँ, उसके बाद सेलर ने मेरे को कोई गुड्स ना गड़बड़ कर दी मेरे साथ, तो मैं कॉन्टैक्ट को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसको पहले बता दिया था कि ये गुड्स मेरे को किस लिए चाहिए, मैं इससे क्या करने वाला हूँ। उस बेस पे सेलर ने मेरे को गुड्स दे दी और मैंने वो खरीद ली, कॉन्टैक्ट को कैंसिल कर दूंगा। जैसे कहता है, अब आप एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ए बोट ए सेट ऑफ ए फॉल्स टीथ फ्रॉम बी ए डेंटिस्ट बट द सेट वाज नॉट फिट फॉर एज माउथ, ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ क्लेम द रिफंड ऑफ प्राइस, कर सकता है क्योंकि ए ने उसको पहले बता दिया था कि मेरे, अब मान लो मेरे दांत के लिए मुझे चाहिए, ठीक है, अब ए कहता है मेरे दांत के लिए मुझे चाहिए, अब मैं उसके दांत में फिट ही नहीं हुआ, तो उसका मेन पर्पस ही पूरा नहीं हुआ, तो वो तो कैंसिल करेगा ही करेगा। ए वॉज इंटाइटल टू डू सो द ओनली पर्पस फॉर विच ही वांटेड द सेट ऑफ टीथ वाज नॉट फुलफिल, क्योंकि उसने उसको बता दिया था कि मेरे को ये मेरे मेरे दांतों के लिए चाहिए,
जो मेरे मुंह में सेट नहीं आएंगे दांत, वो मैं क्या करूँगा उसका? तो पर्पस पूरा नहीं हुआ, छोड़ दो, कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट को। कंडीशन एंड टू कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अब मान लो जिस गुड्स का जो काम होता है ना, वो काम ही नहीं कर रहा। यानी कि अब मान लो मैं किसी से फ्रिज लेके आया, मैंने घर पे लगाया, 2 दिन हो गए, फ्रिज ठंडा ही नहीं हुआ। तो फ्रिज का जो काम होता है वो काम ही नहीं कर रहा। अब ये बात कोई कहने की जरूरत थोड़ी थी। अब वो कहेगा, मान लो सेलर कोई ऐसे थोड़ी बोल देगा मेरे को कि आपने मेरे को बोला था कि इसके अंदर कूलिंग चाहिए आपको। फ्रिज होता किसके लिए है फिर? तो फ्रिज में उसके बाद ये सेलर के पास जाके ये थोड़ी पूछूंगा कि इसके अंदर ठंडक होती है या नहीं होती। फ्रिज लेके आ रहा हूँ, फ्रिज किस लिए लेके आते हैं? अब फ्रिज का जो मेन काम था वो वही नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ। कूलर लेके आया पर पंखा ही नहीं चलता, एसी लेके आए कूलिंग ही नहीं देता, स्पीकर लेके आए आवाज़ ही नहीं आती, तो फायदा क्या उसका? ठीक है। तो ये सारी इंप्लाइड कंडीशन होती हैं। एक होती है कंडीशन एज टू होलसमनेस। अगर कोई ईटेबल गुड्स होते हैं, इट इज ए implied condition addition to implied condition as to mercantability there is another implied condition है कि गुड्स शैल बी होलसम होने चाहिए। और जैसे कहता है हे सप्लाइड एफ विद मिल्क। अब मिल्क के अंदर टाइफाइड था, वो एफ की वाइफ ने पिया और वो बीमार होगी और मर गई। तो आपने क्या कर दी? ब्रीच ऑफ कंडीशन होलसमनेस। तो जहाँ पे कोई ईटेबल गुड्स को आपने कोई तोड़ा, क्वालिटी को तोड़ा आपने, तो वो क्या होती है? कंडीशन एज टू होलसमनेस। अब आगे आती है इम्प्लाइड वारंटी। अब 4 आपकी इम्प्लाइड वारंटीज होती हैं, वो थी कंडीशन। अब आती हैं इम्प्लाइड वारंटी क्या होती हैं? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। अब ना मैं आपको एक वारंटी देता हूँ, जब भी मैं आपको कोई चीज़ सेल करता हूँ ना, तो मैं आपको एक वारंटी देता हूँ कि आपकी पोजेशन ना अनडिस्टर्ब रहेगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। कैसे? इंप्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंजॉय द क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। आप में से जो चीज़ लेके चलेंगे ना, आप मैंने आपको ना एक पुरानी गाड़ी बेची, तो ये तो इंप्लाइड वारंटी है कि आपकी पोजेशन डिस्टर्ब नहीं होगी कभी। अब क्या, वो गाड़ी चोरी की थी, वो गाड़ी चोरी की थी, आप जहाँ पे लेके गए हुए थे, आप किसी के साथ गए हुए थे घूमने, बाहर गाड़ी खड़ी देख ली किसी ने, और वो तो आ गया, आपकी बेइज्जती होगी, आपकी उसके सामने आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि रियल ओनर आ गया, वो कहता है चोरी की गाड़ी है, ये तो मेरी ही गुड्स है। गुड्स आपको देनी पड़ेगी। अब क्या हो गया? आपकी पोजेशन अनडिस्टर्ब होगी, अनडिस्टर्ब होगी ना, और ये तो इम्प्लाइड वारंटी थी। अब आप क्या करो? स्यू करो सेलर के ऊपर, ब्रीच ऑफ वारंटी, कि मेरी ये पोजेशन अनडिस्टर्ब होगी। मैंने तो तेरे को पूरे पैसे दे के लिए थे, और वहाँ पे तो रियल ओनर आ गया गाड़ी लेने। ठीक है, तो ये वारंटी होती है। जब भी आपको कोई गुड्स सेलर बायर को गुड्स भेजता है, तो वो एक वारंटी देता है उसको कि तेरी गुड्स कभी भी अनडिस्टर्ब नहीं होगी। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसीज एंड इम्प्लाइड वारंटी होती है कि गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। जब भी सेलर बायर को कोई गुड्स भेजता है ना, तो ये इम्प्लाइड वारंटी होती है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं किया हुआ। ऐसा ना हो मैंने आपको गाड़ी बेची और गाड़ी ऊपर मैंने लोन लिया हुआ है, मैंने गाड़ी को बैंक में गिरवी रखी हुई है, तो ये तो इम्प्लाइड वारंटी होती है कि मैंने उसको विदाउट एनी चार्ज दिया आपको। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अगर मैं आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ ना, तो ये एक इम्प्लाइड वारंटी है, वो आपके अकॉर्डिंग ही होएगी, आपकी फिटनेस के अकॉर्डिंग है, वो आपकी क्वालिटी फिटनेस के अकॉर्डिंग आपको है, ये इम्प्लाइड वारंटी है। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर मैं आपको कोई चीज़ बेच रहा हूँ ना, तो मैं आपको पहले डिस्क्लोज करूँगा कि ये नेचर इसका ना डेंजरस नेचर है, इसको ध्यान से रखना। सेलर लाइबल हो जाता है इस डैमेजेस के लिए अगर उसको ना बताए तो अगर कोई भी चीज़ मैं आपको मान लो कोई ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिससे कोई ऐसा लिक्विड है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हार्म पहुंचा सकता है, अगर आप उसको केयरफुल ना खोलो तो ढक्कन को, उस डिब्बे को, तो मेरे को डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। इसलिए आप कभी भी देखना कोई डेंजरस नेचर के आप कभी भी गुड्स लेते हो ना, तो उस गुड्स के ऊपर लिखा होता है हैंडल विद केयर। हालांकि कांच के बर्तन के ऊपर भी लिखा होता है डिब्बे के ऊपर हैंडल विद केयर। कैवेटेम्पटर क्या होता है? अब ये क्या कहता है? ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ये कहता है कि ना जब बायर गुड्स खरीदता है ना सेलर से, तो बायर की ड्यूटी बन जाती है कि उस गुड्स को खरीदने से पहले तू समझदार बन, चेक कर भी तेरे अकॉर्डिंग वो गुड्स है या नहीं है। तो इसको बोला जाता है लेट द बायर बिवेयर। हर बार सेलर ही गलत नहीं होता, बायर तू जब गुड्स खरीदने जा रहा था तो तेरा दिमाग कहाँ था? तू दिमाग अपना घर रख के आया था? तो तू जब कोई चीज़ खरीदने आया था ना, तो तू अपना दिमाग लगा कि ये गुड्स तेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है। सेलर की क्या गलती है? सेलर का तो इतना बड़ा शोरूम है, उसने तो सामान बेचना है, तो उसके पास तो एक ही प्रोडक्ट 100 तरह का पड़ा है। अब मुझे क्या पता, सेलर मैं सेलर हूँ, मुझे क्या पता तेरी वो गुड तेरे को वो गुड सूट करेगी या नहीं करेगी? वो तो तू देख ना, तेरे अकॉर्डिंग वो है या नहीं है अच्छा। अब केक की दुकान है, 100 तरह के केक लगे हैं, मुझे क्या पता तेरे को स्वाद कोई लगेगा नहीं लगेगा? ये तो तू देख ना, लेट द बायर बी वेयर, कि तेरे को ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अब बाद तू ले गया, बाद में बोले मेरे को तो सूट ही नहीं किया केक, और औरों को तो करते हैं ना, वो तेरे को नहीं किया ना, तो इसमें तेरी गलती है, सेलर की गलती नहीं है। ठीक है, तो अब मान लो ए सोल्ड पिग्स टू बी, द पिग्स बीइंग इन्फेक्टेड caused typhoid to other healthy pigs of the buyer. It was held seller was not bound to disclose that the pigs were unhealthy. क्या भी टेम्पटर लगाओ भाई, तू जब उससे खरीदने जा रहा था पिक्स, तो ये तो तुझे देखना था कि वो सही है या नहीं है। मैंने तो तेरे सामने वो गुड्स रख दिए, मैंने तो तेरे सामने पिक्स रख दिए, अब तू देखना वो तेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है, मेरी गलती नहीं है। लेट द बायर बिवेयर। अब इसका अपोजिट इन्होंने एक्सेप्शन दे दिए कि ये रूल लगाने के बावजूद भी सेलर ही लाइबल होगा।
हालांकि सेलर लाइबल नहीं होता कैव अटेम्प्टर में, लेकिन ये इसकी एक्सेप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का ये टॉपिक। कैव अटेम्प्टर की एक्सेप्शन क्या होती है, इसका मतलब इन सब के केस में सेलर फिर से लाइबल होगा। अब मान लो बायर ने खुद ही बता दिया था सेलर को कि मेरे को तो इस पर्पज़ के लिए चाहिए, अब मैं गुड्स उसको बेच रहा हूँ, तो अब मैं फंसूंगा। वो मेरे से मशीन खरीदने आया, उसने बोले कि मेरे को ऐसे ऐसे मेरे को ऐसी बढ़िया क्वालिटी की मशीन चाहिए। मेरे से लैपटॉप खरीदने आया, उसने बोला मेरे को तो ये पढ़ाने पढ़ूने के लिए चाहिए, बढ़िया लैपटॉप चाहिए मेरे को, ये मेरा पर्पज़ है। तो उस पर्पज़ के अकॉर्डिंग इसका पर्पज़ ही पूरा नहीं हुआ, तो सेलर लाइबल है, उसमें बायर की गलती क्या है। बायर ने आके तो मेरे को बता दिया था मेरे को ये गुड्स चाहिए। अगर आपने किसी पेटेंट और ब्रांड नेम के हिसाब से खरीदा है तो बायर की गलती नहीं है, इसमें सेलर फंसेगा। इन द केस वेयर द गुड्स आर परचेज अंडर इट्स पेटेंट नेम, ब्रांड नेम, तो उसके अंदर तो इम्प्लाइड कंडीशन लगती ही नहीं। गुड्स शैल फिट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्पस, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, मैं डिस्क्रिप्शन दिखा के गुड्स बेच रहा हूँ, तो बायर की क्या गलती है इसमें। मार्केटेबल क्वालिटी, सैंपल वाला, सैंपल वर्सेस, वो जो ऊपर अपने केस पढ़े थे ना सारे, वो सारे के सारे यहाँ छाप देना। इन सब में सेलर लाइबल होता है, सब में। सैंपल डिस्क्रिप्शन, सैंपल वर्सेस डिस्क्रिप्शन, टेड यूसेज, इन सब के केस में क्या आएगा, सेलर ही लाइबल होगा। सेलर एक्टिवली कंसील डिफेक्ट, और सेलर खुद ही फ्रॉड कर रहा है, कंसील कर रहा है डिफेक्ट को, बाद में पता चला सेलर की ही गलती थी, तो सेलर ही फंसेगा उसमें। तो यहाँ पर अपनी ये यूनिट भी खत्म होगी। यूनिट 3 आती है हमारी आगे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है हमारी। पासिंग या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट एंड लाइबिलिटी ऑफ सेलर एंड बायर। क्योंकि यहीं से तो अपने को पता चलता है कि हमारे लीगल राइट एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं सेलर के, बायर के, जब प्रॉपर्टी पास हो जाती है आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंप्लाई पासिंग ऑफ ओनरशिप। हमने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखी थी, उसमें भी लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टी का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप। इफ द प्रॉपर्टी हैज़ पास टू द बायर, रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट बायर, नॉट ऑफ द सेलर। अब आपने मेरे से कोई चीज़ खरीद ली, अब मैंने आपको वो चीज़ बेच दी, तो अब तो आपका रिस्क है ना, प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी, अब सेलर की कोई गलती नहीं है। थ्रू द गुड्स में स्टिल बी द सेलर्स पोजेशन, इवन तो गुड्स में भी स्टिल बी द सेलर पोजेशन। अब आपने कोई गुड्स में से खरीद ली, मैंने आपको रिस्क एंड रिवार्ड दे दिया, राइट, आपको इनवॉइस बना के दे दिया। अब आपने वो गुड्स ना मेरी शॉप पे ही रख दिया और वो गुड्स वहाँ पे चोरी हो गया, तो भी आपकी गलती है, तो भी आपकी गलती है, क्योंकि ओनरशिप आपके पास चली गई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर डिपेंड ऑन द टू बेसिक फैक्टर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स वेयर देयर इज ए कॉन्टैक्ट ऑफ ए सेल फॉर ए अनअसर्टेन गुड्स। अब अनअसर्टेन गुड्स हैं तो प्रॉपर्टी कब तक पास नहीं हो जाती, जब तक तुम उसको असर्टेंट नहीं कर लेते। अब मेरे पास तो वो 10 घोड़े थे ना, 10 घोड़े में से जब तक तुम बता नहीं देते भी मैंने कौन सा लेना है, अब जब तक तुम बता नहीं देते भी तुमने कौन सा लेना है, तब तक मैं कैसे बता दूँ, तब तक कैसे प्रॉपर्टी पास कर दूँ मैं। द प्रॉपर्टी द गुड्स कैन नॉट बी पास टू द बायर अनलेस अंटिल गुड्स आर असर्टेंट। इंटेंशन ऑफ पार्टी क्या बता रहा है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम पार्टी टू द कॉन्टैक्ट इंटेंट टू बी ट्रांसफर्ड। क्या कहते हैं, फर्दर प्रोवाइड दैट फॉर पर्पज ऑफ असर्टेनिंग इंटेंशन ऑफ द पार्टी रिगार्डिंग शैल बी द टर्म्स ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द पार्टी एंड सर्कमस्टांसेस देख के आपको प्रॉपर्टी पास कर दी जाएगी, ये इंटेंशन ऑफ पार्टीज होती है। अब क्या कहता है, प्राइमरी रूल्स क्या है डिटरमाइनिंग द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। सबसे पहले देखो वो गुड स्पेसिफिक हैं या अनअसर्टेंट है, अप्रूवल बेसिस पे बेची जा रही हैं, या रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल गुड्स हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले कहते हैं वो गुड स्पेसिफिक है, वो गुड स्पेसिफिक है, आपने जो गुड्स मेरे को बोला मुझे वही देना है आपको। तो वेयर देयर इज ए कॉन्टैक्ट ऑफ ए सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स द प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी टू द बायर एट द टाइम एज द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इंटेंट टू बी ट्रांसफर। जब गुड्स आपने मेरे से मांगी, जो गुड्स मेरे से आपने मांगी, मैंने आपको वो गुड्स दे दी, प्रॉपर्टी साथ के साथ आपकी ट्रांसफर होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कहता है, अब वो गुड्स ना जो आपने मेरे से मांगी, या तो वो डिलीवरेबल स्टेट में होंगी। अब आपने मेरे से क्या मांगा, आपने मेरे से मांगा लैपटॉप का बैग, अब वो तो डिलीवरेबल स्टेट में था, तो वो तो मैंने वैसे का वैसे ही आपको दे दिया। आपने मेरे को कहा ये वाला बैग दे दो, मैंने कहा ये रहा, कितने का है, 1000 रुपये का, आपने मेरे को 1000 रुपये दिए, मैंने आपको बैग दे दिया, तो ये तो डिलीवरेबल स्टेट में था, तो प्रॉपर्टी साथ के साथ ट्रांसफर होगी। अब एक क्या होता है, कैसे गुड्स होते हैं जो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उसको मैं कुछ करूँगा तो डिलीवरेबल स्टेट में आएंगे वो। अब आपने बोला मेरे को आपको लैपटॉप चाहिए, तो मैंने कहा लैपटॉप मैं दे दूंगा, लेकिन आप 2 घंटे बाद उठाना। अब 2 घंटे बाद क्यों उठाओगे, क्योंकि उसके अंदर विंडो नहीं है, तो विंडो के बगैर आप लैपटॉप का करोगे क्या। तो वो गुड्स अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, मुझे उसके अंदर डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना है, तो कुछ एफर्ट्स डालने हैं उसके अंदर, कुछ करना है। इस सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट। जब मैं उसको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आऊँगा तब मैं आपको बेचूंगा, तो पहले तो बेच ही नहीं सकता। तो गुड्स कब आपको मैं दूंगा, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे। स्पेसिफिक गुड्स इन ए डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग इन ऑर्डर टू अ सर्टेन प्राइस। या फिर गुड्स ऐसे हैं, अब आपने मेरा बाइक खरीदना है, तो मैंने कहा देखो बाइक तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस बाइक का प्राइस मिस्त्री से लगवाना पड़ेगा। तो जब आप हम इसको मिस्त्री के पास लेके जाएंगे, मिस्त्री उसका प्राइस बताएगा तो ही मैं बेचूंगा। ऐसे ही मान लो आपके पास, मेरे पास कोई चीज़ है जो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, उसका वेट करना है, मेजर करना है,
तो ऐसे थोड़ी दे दूंगा आपको, तो पहले मैं उसका वेट करूंगा घंटे पे, फिर आपको जितने चाहिए वो आपको दे दूंगा। तो डिलीवरेबल स्टेट में मैं उसको ले आऊँगा कुछ करके। गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड। जब भी आप गुड्स में से खरीदते हो तो गुड्स वो असर्टेन्ड होने चाहिए, अनअसर्टेन्ड नहीं होने चाहिए। अनअसर्टेन्ड गुड्स में तो मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर ही नहीं सकता जब तक गुड्स आपके असर्टेन्ड नहीं हो जाते। अब असर्टेन गुड्स क्या है? बाय डिस्क्रिप्शन, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल ऑफ अनअसर्टेन और फ्यूचर गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर या फिर बायर विद द असेंट ऑफ सेलर। तो प्रॉपर्टी गुड्स आपको बायर को दे दी जाएगी, असेंट आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अनअसर्टेन गुड्स थे, डिस्क्रिप्शन से आपको बताने थे लेने या नहीं लेने, तो आपकी असेंट आ जाएगी, आपको गुड्स दे दिए जाएंगे। अब डिलीवरी आपको कोरियर के थ्रू दी जा रही है, कोरियर के थ्रू दी जा रही है, तो सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर या फिर कोरियर। मैंने कोरियर वाले को आपको गुड्स दे दिए ना, तो डिलीवरी होगी। और मैंने राइट टू रिजर्व तो रखा ही नहीं था, तो मान लिया जाएगा गुड्स की डिलीवरी होगी। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ऑन रिटर्न बेसिस। अब मैंने आपको गुड्स जो दिए थे, आपको वो ना अप्रूव करवाने हैं। अब आप ना कुछ बाजार से शूज़ लेने आए, तो शूज़ लेने आए तो आपकी वो दोस्त की दुकान थी, तो उसने बोला भाई 3 जोड़े हैं, 3 जोड़े ले जा। आपने कहा घर दिखाऊंगा मैं, जो पसंद आएंगे वो रखूँगा, बाकी वापस दे दूँगा। ठीक है, तो ये होते हैं अप्रूवल पे, गुड सेंट किया आपको अप्रूवल बेसिस पे। अब क्या हो गया, कब वो मान ली जाएगी कि वो सेल होगी? अब आपने क्या कर दिया, या तो उसको घर जाके बता दिया कि मैंने इसमें से 2 रख लिए, एक मैं वापस दे दूँगा, यानी कि आपने अप्रूवल उसको दे दी, सिग्निफाइज अप्रूवल एक्सेप्टेंस। या फिर आपने ना सिग्निफाइज रिमूवल दी नहीं, लेकिन रीजनेबल टाइम टप गया। आपको उसने कहा था सेलर ने कि आज मेरे को कल शाम तक बता दियो, अब 3-4 दिन हो गए आपने बताया ही नहीं, तो मतलब यही है कि तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा तो ही नहीं बताया। या फिर तुमने उस गुड्स के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया कि वो इक्विवेलेंट है कि तुमने एक्सेप्ट कर लिए। अब तुम मेरे को बताना तो भूल गए, लेकिन 2 दिन बाद ना वो शूज़ डाल के आप मेरे को मार्केट में मिल गए, डाले हुए थे आपने वो शूज़। तो ही डज समथिंग टू गुड्स विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग, तो इसका मतलब गुड्स आपने एक्सेप्ट कर ही लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीवर ऐसे मानी जाती है। सेल फॉर कैश ओनली ऑन रिटर्न, इट मे बी नोटेड दैट वेयर द गुड्स हैज बीन डिलीवर्ड बाय पर्सन ऑन सेल और रिटर्न ऑन द टर्म्स दैट गुड्स वर टू बी रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड ऑफ। प्रॉपर्टी मेरी रहेगी जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दे देते। ठीक है, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द टर्म्स आर कंप्लाइड विद। कैश आपको देंगे, कैश आप मेरे को दोगे तो ही आपकी प्रॉपर्टी पास होगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। उसमें कहता है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि मैंने आपका राइट रखा हुआ है, आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके प्रोडक्ट किसी और को बेच सकता हूँ। Where there is a contract of a sale of specific goods, goods are subsequently appropriated to the contract. Seller may, if the terms of the contract, reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. जब तक तुम मेरी ये कंडीशन पूरी नहीं कर देते, मेरे को ढंग से पैसे नहीं दे देते, मैं ये गुड्स आगे किसी को बेच दूंगा। तो कई बार मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अमेजोन फ्लिपकार्ट का। ठीक है, तो जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हो तो सेलर हमेशा राइट टू रिजर्व अपने पास रखता है। आप उसके पैसे नहीं दोगे तो वो गुड्स आपके किसी और को बेच सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ओनरशिप तो मेरे पास है, बिल तो मेरे नाम कटा हुआ है, तो मैं तो ओनर हूँ उसका, मैं तो नहीं देता तेरे को पैसे। आप नहीं बोल सकते ऐसे। सर्कमस्टांसिस अंडर विद द राइट टू डिस्पोजल में भी रिजर्व, कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जब आप राइट टू रिजर्व ऐसे रखते हो? इफ द गुड्स आर शिप्ड डिलीवर टू ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कैरिज, ये ऑनलाइन केस में होता है, ज़्यादातर रेलवे केस में होता है, आपको ये रिजर्व रखना पड़ता है। अब आता है रिस्क प्राइमा फेशिया पासिस विद द प्रॉपर्टी। अब ये ना एक प्राइमा फेशी क्या होता है? फर्स्ट इंस्टेंट में, फर्स्ट इंस्टेंट। अब कहता है कि जब भी मैं आपको गुड्स बेचता हूँ, मैं सेलर हूँ आप बायर हो, मैंने आपको गुड्स बेचे, तो ये प्राइमा फेशी एक एविडेंस है कि प्रॉपर्टी तो आपके पास चली गई, रिस्क तो आपके पास चला गया। तो रिस्क प्राइमा फेशी पासिस विद द प्रॉपर्टी। जैसे ही मैंने आपको किसी चीज़ की प्रॉपर्टी दी, ओनरशिप दी, तो रिस्क का तो आपके पास जाएगा ही जाएगा। तो गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर। जब तक गुड्स मैंने आपको नहीं दिए तब तक तो उसका रिस्क मेरे पास रहा, लेकिन जब मैंने गुड्स आपको ट्रांसफर कर दिए तो सारा का सारा रिस्क आपके पास ट्रांसफर हो गया। ये एक प्राइमा फेशी एविडेंस होता है कि रिस्क भी साथ साथ चलता है। इट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द either buyer or seller, the goods are at the risk of party in fault as regard any loss which might not has been occurred before such fault. Provided nothing in this section shall affect the duty and liability of either seller or buyer as a value of the goods of the other party. एग्जाम्पल दिए हुए नीचे। ट्रांसफरी ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। अब देखो, अब क्या होता है, मेरे गुड्स हैं, मैं सेलर हूँ, मैंने आपको दे दिए बायर को, आपने मेरे से वो गुड्स खरीद लिए। अब आप तो आगे बेच ही सकते हो वो गुड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने पहले भी पढ़ा है। लेकिन ये टॉपिक क्या कहता है, आप उसके ओनर नहीं हो फिर भी आप उस गुड्स को बेच सकते हो। ऐसे कौन कौन से केस हो सकते हैं कि आप एक गुड्स के ओनर नहीं हो फिर भी उस गुड्स को आगे बेच सकते हो? तो देखते हैं कौन कौन से केस होते हैं। एजेंट, एजेंट, अब गुड्स मेरे हैं लेकिन मेरी दुकान पर बैठता है एक बंदा है, वो मेरी गुड्स को बेच सकता है ना, वो उसका ओनर तो नहीं है। तो एजेंट प्रिंसिपल के गुड्स बेच देता है बिना ओनरशिप के। दूसरा कहता है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। अब मान लो एक कोई चीज़ है, बाइक है, वो मैंने और मेरे भाई ने मिलकर ली हुई है। ठीक है, और मैंने वो गुड्स को अपने दोस्त को बेच दी, तो मैं बेच सकता हूँ क्योंकि मैं उसका को ओनर था।
हालांकि जो आधा को आधा हिस्सा मेरे भाई का था, फिर भी मैं उस गुड्स को बेच सकता हूँ। सामने वाले को बेच दी, उसने गुड फेथ में ले ली। गुड फेथ मतलब उसने मेरे को अच्छे से पैसे दे दिए ढंग से, ठीक है, गुड फेथ में खरीदी थी, वो उसका लीगल ओनर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल बाय ए पर्सन इन पोजेशन अंडर वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आप, मैंने ना कोई चीज़ फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके किसी से कोई चीज़ ली, उस बंदे ने मेरे ऊपर कोई कॉन्टैक्ट वो भी नहीं करा, स्यू भी नहीं करा। वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, आपको केस करना होता है। मान लो किसी ने आपके साथ कोर्जिन किया, फ्रॉड किया, मिस रिप्रेजेंटेशन करा, अंडू इन्फ्लुएंस करा, आपने उसके ऊपर कभी केस ही नहीं करा। आप डर के मारे बैठे, यार केस करूंगा तो ऐसे मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब ठीक है, आपने उसके ऊपर केस ही नहीं करा। वो, अब वो गुड्स जो वो चोरी करके ले गया था, या कोर्जिन से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से आपसे ले गया था, वो गुड्स उसने आगे किसी और को बेच दी। हालांकि वो उसका ओनर तो था नहीं, फिर भी उसने आगे बेच दी किसी को, तो वो बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको वो बेचेगा उसका टाइटल गुड हो जाएगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अच्छे से पढ़ना इसको। देखो फ्रॉड की चीज़ थी, आगे बेच दी, जिसको बेची उसका टाइटल बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर केस नहीं करा था जिसने आपके साथ ये गड़बड़ करी थी। सेल बाय वन हु हैज़ ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजेशन। अब आपने ना मेरे से मोबाइल लिया और आपने बोला कि ना मैं 2 घंटे बाद आऊँगा, अभी मार्केट जा रहा हूँ, और मोबाइल आप ही रख लो, मैं 2 घंटे बाद उठा लूँगा। आपने वो गुड्स मेरे से 30,000 रुपये का लिया था मोबाइल। अब आपके जाने के बाद एक और कस्टमर आया, कहता मेरे को तो यही वाला फ़ोन चाहिए, और वो एक ही पीस था, वो आपने खरीद लिया था। वो कहता था मुझे किसी को गिफ्ट करना है, ठीक है, और उसकी डिमांड है मुझे तो यही वाला देना है फ़ोन, आईफोन 14 ही देना है, और मेरे पास वो एक ही पीस पड़ा था। अब वो कहता, मैंने कहा मैंने उसको बेच दिया। तो वो कहता है ऐसे, अभी मैं इसके ना 32,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को फ़ोन यही चाहिए, ठीक है। आईफोन 14 का एग्जाम्पल गलत ले लिया, कोई 30,000 अमाउंट कम ले ली ना अपने। तो वो जो फ़ोन था वो 30,000 रुपये का था। वो कहता मैं 32,000 देने के लिए तैयार हूँ आपको, आप ये फ़ोन मेरे को दे दो। मैंने कहा यार ये तो मैंने बेच दिया था। अब जब उसने कहा ना 32,000 रुपये, तो मैंने उसको गुड्स बेच दी। सेल बाय वन हु हैज़ ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू पोजेशन मेरे पास थी, तो मैंने बेच दिया। जब आप आए तो मैंने कहा यार वो 2,000 महंगा का बिक गया, 1,000 तेरे 1,000 मेरे, ठीक है, या फिर 2 के 2,000 उसको दे दो, कोई नहीं, अपने तो उसका फ़ायदा कर दिया। अब बात यहाँ पे अपने को पता क्या सिखा रहा है, बात ये नहीं सिखा रहा अपने को कि आप उसके साथ क्या डील करेंगे, अब ये सिखा रहे हैं कि जो जिस बच्चे को आपने ये बेचा 32,000 रुपये का, उसके पास राइट आपका क्या जाएगा, उसके पास लीगल राइट चला जाएगा, उसने गुड फेथ में खरीदी है, आप उससे वापस नहीं मांगेंगे। अब ये जिसको आपने पहले बेचा था ना, आप उसके साथ निपटो, वो आपकी अलग बात है। सेल बाय ए बायर obtaining possession before the property in the goods has been vested to him, where a buyer with the consent of the seller obtain possession of the goods before the property has been passed to him। वो उसको सेल कर देता है, प्लेज कर देता है थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी के पास गुड फेथ में चला गया और उसका टाइटल गुड हो जाएगा। यहाँ पे तो अपने को टाइटल सिखा रहा है ये। इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, स्टॉपल से गुड्स आपने दे दी किसी को, वेयर द ओनर इज स्टॉपल बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल, ट्रांसफर के पास गुड टाइटल चला जाएगा। उसके बाद कहता है सेल बाय अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर क्या होता है, जिसको पैसे नहीं मिलते। बाहर मैंने 50,000 रुपये का गुड्स किसी को बेचा, उसने मेरे को 30,000 रुपये दे दिए, 20,000 रुपये दे ही नहीं था, उसके गुड्स मेरे पास ही पड़े हैं कुछ, तो मैं वो गुड्स आके बेच दूंगा किसी को, बिल्कुल बेचूंगा। हालांकि ओनर मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो गुड्स तो मैंने किसी और को दे दिए थे, फिर भी मैं आगे बेच सकता हूँ इसको। सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर, लिक्विडेटर है, परचेजर ऑफ द गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स होते हैं, आपको कोई रास्ते में चीज़ मिल गई, वो उसका फाइंडर मिल नहीं रहा आपको, बेच दो आगे किसी को। ऐसे बैंक के केस में पोनी होता है, सेल बाय पोनी कैन कन्वे द गुड टाइटल टू द बायर, बेच सकते हैं वो, आप उसको अंदर नहीं हो फिर भी आगे बेच सकते हो। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या कहता है, आपको परफॉर्म करना होता है, वही 3 डिलीवरी होती है, यहाँ पर पहले भी पढ़ चुके। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंप्लाई डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय सेलर, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, पेमेंट ऑफ द प्राइस फॉर देम बाय अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 3 तरह की डिलीवरी होती है, हम पहले भी पढ़ चुके इसको। ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बाय, इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड बाय टू एक्सेप्ट द गुड्स, उसको पैसे दे दो। पेमेंट, डिलीवरी और पेमेंट ये दोनों कॉन्करेंट कंडीशन होती हैं कि मैं तुम्हारे को डिलीवरी करूँगा, तुम मुझे पेमेंट करोगे। कुछ रूल्स हैं लास्ट में दिए हुए हैं, ऐसी रीडिंग है, ये भी रीडिंग टॉपिक है। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यानी कि पार्ट डिलीवरी के केस में क्या होता है, ये कहते हैं सबसे पहले आपको डिलीवर करना जरूरी होता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड में बी मेड बाय द डूइंग एनीथिंग व्हिच इज पार्टी एग्री शैल बी ट्रीटेड एज ए डिलीवरी व्हिच शैल अफेक्ट द पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द बायर। पार्टली डिलीवरी है तो उसको पार्टली डिलीवरी कर दो, यानी कि आधे गुड्स दे दिए तो उसको पार्टली डिलीवरी बोला जाता है। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सपेंसिस कॉन्टैक्ट सेलर ऑफ द गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल बायर अप्लाई फॉर डिलीवरी। मैं तब तक नहीं उसको गुड्स दूंगा जब तक वो मुझे अप्लाई नहीं करेगा कि तू डिलीवर कर दे। प्लेस ऑफ डिलीवरी की बात कर रहा है, और जनरली तो मैं हमेशा उसके बिजनेस प्रीमाइसिस का ही दूंगा। मान लो उसने मुझे बिजनेस प्रीमाइसिस का एड्रेस नहीं दिया तो मैं उसके घर पे दे दूंगा, ठीक है। टाइम ऑफ डिलीवरी, जो टाइम उसने मेरे को बताया था वही टाइम मैं उसको दे दूंगा, अगर टाइम मेरे को नहीं बताया तो मैं रीजनेबल टाइम में दे दूंगा। गुड्स इन पोजेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी, कई बार गुड्स की पोजेशन थर्ड पार्टी के पास होती है। वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ ए सेल आर इन पोजेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी देयर इज नो डिलीवरी अनलेस अंटिल थर्ड पार्टी एक्नॉलेज ना कर दे बायर को कि मैं तेरे यहाँ पे गुड्स ऑब्टेन किए बैठा हूँ, कि तेरे गुड्स मेरे पास पड़े। टाइम ऑफ टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिमांड टेंडर डिलीवरी में भी ट्रीटेड एज इनएफिशिएंट अनलेस मेड एट ए रीजनेबल आवर्स। एक्सपेंसिस ऑफ डिलीवरी कौन पे करेगा,
बायर के ये होते हैं, अगर सेलर ने पे कर दी तो वो बायर से उसमें ले लेगा, कॉन्टैक्ट उसमें इनवॉइस में चार्जेस कर लेगा वो। डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी, अगर मैंने रॉन्ग क्वांटिटी दे दी, वेयर द सेलर डिलीवर टू बायर ए क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्टैक्ट टू सेल, तो बायर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो होल एक्सेप्ट भी कर सकता है, पार्टली एक्सेप्ट भी कर सकता है, और बदले में वो डैमेजेस ले लेगा। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी क्या होती है, कई बार ऐसी गुड्स हैं जो अपने को इंस्टॉलमेंट में देनी होती हैं उसको। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। द राइट एंड लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिलीवरी बाई इंस्टॉलमेंट पेमेंट में भी डिटरमाइंड बाय द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी आप कोरियर के थ्रू भी दे सकते हैं। रास्ते में गुड्स अगर डेटोरिएशन हो जाते हैं, गिरावट आ जाती है, तो क्या होगा, वेयर द गुड्स आर डिलीवर एट ए डिस्टेंट प्लेस, लाइबिलिटी फॉर डेटोरिएशन नेसेसरी इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट में फॉल ऑन द बायर थ्रू द सेलर एग्री टू डिलीवर एट इज ओन रिस्क। ये ना, अब ये देख लिया करो कि गुड्स की ओनरशिप किसके पास है। गुड्स की ओनरशिप जिसके पास हो ना, उस सारा का सारा खर्चा उसी को ही बियर करना पड़ेगा। अगर सेलर के पास है तो सेलर खर्चा करेगा, बायर के पास है ओनरशिप, अगर बायर के पास चलेगी तो रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बायर देखेगा, रास्ते में फ्रेट के खर्चे हैं, इंश्योरेंस के खर्चे हैं, तो बायर अपने आप करवाता रहेगा, इसमें मेरी क्या गलती है। बायर राइट टू एग्जामिन द गुड्स, वेयर गुड्स आर डिलीवर टू बायर हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन देम, ही इज एंटाइटल्ड एज ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी है उसको एग्जामिन करने की, कि तो उसको एग्जामिन कर ले, ठीक है। उसके बाद रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स दिए हुए, डिलीवरी कैसे वगैरह वगैरह करनी, रीडिंग है, बस ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे टॉपिक। अनपेड सेलर हम उसको बोलते हैं, अगर सेलर की अगर आपने कंप्लीट पेमेंट नहीं करी। अगर मान लो मैं सेलर हूँ, मैंने आपको कोई गुड्स 1 लाख की बेची और आपने क्या कर दिया, 80,000 रुपये मेरे को दे दिए और 20,000 रुपया भी दिए नहीं, तो आप मैं क्या कहलाऊंगा, अनपेड सेलर। ऐसा सेलर जिसको पूरी पेमेंट नहीं मिली तो उसको अनपेड सेलर बोला जाता है। दो केस में बता रहे हैं अनपेड सेलर, या तो कह रहा है होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड, या तो उसको पूरे पैसे नहीं मिले, या फिर क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया था वो मुझे मिल गया, अब क्या होगा, बिल वी आर ना कैंसिल हो गया, वो डिसऑनर हो गया, तो क्या हो गया, दोबारा से आपका वो, अब आपने मेरे को क्या, मैंने आपके ऊपर बिल लिख दिया था, तो मैंने आपको बिल लिखा 1 लाख रुपए का, आपने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया और वो मुझे दे दिया। अब मैं बैंक में लगाने गया, वो बिल डिसऑनर हो गया, तो मैं पैसे किससे मांगूंगा, वो पैसे मैं आपसे मांगूंगा ना, तो इस केस में भी अनपेड सेलर बोला जाएगा मुझे। तो दो केस में मुझे अनपेड सेलर बोला जाता है। पहला क्या था, एक्स ने वाई को गुड्स बेचे 50,000 के, वाई ने 40,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये रह गए, अनपेड सेलर कहलाएगा। पी ने गुड्स बेचे 60,000 रुपये के, चेक मिल गया फुल प्राइस के लिए, वो चेक जब लगाया तो चेक डिसऑनर हो गया, तो वो तो भी क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा। अब कहता तुमने मेरे पैसे पूरे नहीं दिए अभी, मैं अनपेड सेलर हूँ, तो मेरे क्या राइट है, मेरे क्या राइट है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर वो गुड्स की पोजीशन मेरे पास है तो मैं उस गुड्स को लीन कर सकता हूँ, जब्त कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे को वो गुड्स दूंगा ही नहीं। या क्या हो सकता है, इन केस इंसॉल्वेंसी, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो मेरे पास एक राइट है, मैं उस गुड्स को स्टॉपेज कर सकता हूँ अगर वो गुड्स रास्ते में है। और देखो क्या हुआ, मैं आपने मेरे से गुड्स का ऑर्डर दिया, मैंने गुड्स आपको भिजवा दिए, गुड्स अभी ट्रक पे जा रहे हैं, रास्ते में ही थे, और इतने में मेरे को पता चला बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो मैंने वो गुड्स क्या कर लिया, रास्ते से ही वापस मंगवा लिया, ट्रक वाले को फ़ोन करा, वो गुड्स वापस लिया भाई। तो ये कब होता है, स्टॉपेज वाला राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, ये कब होता है, इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब मेरे पास एक राइट होता है, मैं गुड्स रास्ते से वापस मंगवा सकता हूँ। तीसरा कहता है ए राइट टू रीसेल एज लिमिटेड बाय द एक्ट, उस गुड्स को मैं आगे रीसेल भी कर सकता हूँ, ये मेरे पास राइट होते हैं, तो 3 राइट होते हैं मेरे पास। तो अब क्या कहता है, अनपेड सेलर हैज एक्सप्रेसली गिवन द राइट अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज बायर पर्सनली विच आर डिस्कस अंडर राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अब सबसे पहले कहता है गुड्स के अगेंस्ट मेरे पास क्या राइट है, अगेंस्ट द गुड्स वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन पास टू द बायर और वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। अब क्या कहता है, अब आगे आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। तो गुड्स के केस में हमने क्या देखा कि सेलर के पास राइट होता है, वो गुड्स को जब्त कर सकता है। पार्टली डिलीवरी होगी हो तो वेयर द अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो ही में एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन कर सकता है जो गुड्स मेरे पास पड़े हैं। इसका मतलब मैंने 10 में से 6 गुड्स आपको दे दी थे, 4 मेरे पास पड़े हैं, तो जो 4 रिमाइंडर गुड्स है ना उनको मैं जब्त कर लूँगा। ये लीन खत्म कब हो जाएगी, जब आप मेरे को पैसे दे दोगे, मैं आपको ये लीन खत्म कर दूंगा, वेव कर दूंगा। वैन यू डिलीवर द गुड्स टू ए कोरियर, अब देखो 3 केस में ये लीन हो जाती, लीन टर्मिनेशन हो जाती है। मैंने गुड्स कोरियर वाले को दे दिए, वैन ही डिलीवर द गुड्स टू ए कोरियर अदर बिलीव फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट, मैंने राइट नहीं रखा उसको रिजर्व करने का, मैंने कोरियर वाले को दे दिया। अब गुड्स मेरे हाथ से चले गए तो उसकी जो लीन की पावर है वो मेरी खत्म होगी, क्योंकि पोजेशन मेरे पास नहीं है। वैन द बायर और एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजेशन, या फिर बायर के हाथ में वो गुड्स हाथ में चले गए, या फिर वो राइट मैंने छोड़ दिया, तो मैं लीन कर ही नहीं सकता। लीन तो मैं तब कर सकता हूँ ना वो गुड्स मेरे हाथ में हो, मेरे हाथ में ही नहीं है, मैं कैसे लीन कर लूँगा। एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लीन, द राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय हिम इन द फॉलोइंग केसेस ओनली, वेयर द गुड्स हैज बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, वेयर द गुड्स हैज बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, और वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। यहाँ पे लीन कर लेना आप। टर्मिनेशन कब हो जाएगी, वही पॉइंट आ दे दिया आपको, व्हेन यू डिलीवर द गुड्स टू कोरियर लॉफुली ऑब्टेन वेव्ड और स्टॉप पर डाल दिया, ठीक है। एनालिसिस में भी वही दे दिया। अब दूसरा पॉइंट अपना क्या आता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट।
अब ये गुड्स क्या है, अब मैं रास्ते में रुकवा लूँगा। सेक्शन 50 क्या कहता है, अगर बायर आपको पता चल जाए ना वो इंस्टॉलमेंट हो गया, तो आप गुड्स रास्ते से ही वापस मंगवा लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, ए मुंबई सोल्ड सर्टेन गुड्स टू बी दिल्ली, ही डिलीवर गुड्स टू सी कॉमन कोरियर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दोस गुड्स टू बी। अब गुड्स तो पहुंचे नहीं उसके पास, बी इंस्टॉलमेंट हो गया, तो ए क्या करेगा, ए को पता चल गया वो इंस्टॉलमेंट हो गया, रास्ते से ही वैसे वापस मंगा लो, रास्ते से ही गुड्स वापस मंगा लो। उसका कहता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, गुड्स आर डीम्ड टू बी द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू ए कोरियर। कोरियर वाले को दे दिए और बायर के पास पहुंचे नहीं, तो ये जो बीच का टाइम होता है ना, इसको ट्रांजिट बोला जाता है। ये ट्रांजिट के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन, या तो मैं खुद जाके रुकवा लूंगा, या मैं उसको फोन कर दूंगा, या मैं उसको नोटिस दे दूंगा, भाई ये गुड्स आगे ना लेके जाइए। व्हेन नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाय सेलर टू कोरियर एंड अदर बेली इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, ही शैल री डिलीवर द गुड्स टू, अब वो क्या करेगा, पहले मैंने डिलीवर करे थे, अब वो गुड्स मेरे को वापस आ जाएंगे, री डिलीवर कर देगा वो। या फिर मैं बोलूँगा उसको मत दे, किसी और को दिया, उसका नाम बता दूंगा। एक्सपेंसेस ऑफ री डिलीवरी शैल बी बोर्न बाय द सेलर, अब ये तो एक्सपेंसेस सेलर ही बोर्न करेगा, क्योंकि गुड्स ही मेरे हैं, बाहर के पास तो वो गए नहीं। अब ना ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के अंदर फिर डिस्टिंक्शन क्या होता है, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज, साफ साफ डिफरेंस पता लग रहा है यार। लीन में क्या होता है, असेंस ऑफ राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन पोजेशन, उसमें तो पोजेशन मेरे पास होती है, मैं अपनी पोजेशन मेरे पास थी, मैंने उसको अपने पास रख लिए। और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज राइट टू रीगेन पोजेशन, उसके अंदर पोजेशन मेरे हाथ में नहीं थी, मैंने तो ट्रक वाले को दे दिया था, वो गुड्स लेके जा रहा था, तो पोजेशन तो किसी और के हाथ में चली गई थी। अब गुड्स वापस मेरे हाथ में आ जाएंगे, तब मेरे पास क्या हो जाएगा, रीगेन हो जाएगी पोजेशन। सेलर शुड बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर लीन, लीन के हाथ में तो पोजेशन मेरे हाथ में होती है, स्टॉपेज में नहीं होती मेरे हाथ में। ठीक है, राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, लीन के केस में तो इंसॉल्वेंसी वाला कोई पॉइंट होता ही नहीं है, जबकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट के केस में तो उसका इंसॉल्वेंट होना जरूरी है, तो ही ऐसा होता है, नहीं तो हो ही नहीं सकती। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगन, अब देखो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, जब मेरी लीन खत्म होगी, जब मेरे हाथ में कोई गुड्स पड़ा है, वो वहाँ से मैं लीन खत्म करूँगा तो ही तो आपको दूंगा, और हाँ वहाँ से आपका काम शुरू होगा ट्रांजिट वाला, तो जहाँ पे लीन खत्म होती है ट्रांजिट वहाँ से स्टार्ट होती है। राइट ऑफ लीन कम्स टू एंड soon goods out of the possession of the seller, but the right of stoppage in transit comes to an end soon as the goods are delivered to the buyer। उसके बाद कहता है एग्जांपल दिया हुआ है, ए सोल्ड सर्टेन गुड टू बी एट मुंबई, गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द रेलवे फॉर ट्रांसमिशन टू द बी, इन द मीन टाइम बी सोल्ड गुड्स टू सी फॉर कंसिडरेशन, बी इंसॉल्वेंट हो गया। ए स्टिल एक्सरसाइज कर सकता है इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है ए ने बी को गुड्स भेजे, बी ने आगे सी को भेज दिए, बी इंसॉल्वेंट हो गया, मेरा बायर तो बी रहेगा, मेरा बायर तो बी था, बी इंसॉल्वेंट हो गया, अभी भी मैं राइट रिकवरी कर सकता हूँ, वापस वापस गुड्स मंगवा सकता हूँ अपने, क्योंकि मैंने बी को बेचे थे, मेरा बायर बी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सी, अब तो बायर सी है, सी बायर नहीं है, मेरा बायर बी था। ठीक है, अब एक्सेप्शन दिए हुए हैं, व्हेन द सेलर हैज असेंटेड टू सेल मॉर्गेज अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर, ये इसकी एक्सेप्शन है। वेयर अनपेड सेलर राइट टू लीन स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर डिफीटेड हो जाती है। अब सेलर ने असेंट दे दी सेल की कि तू उसको सेल कर दे, मॉर्गेज कर दे, तो फिर तो लीन कर ही नहीं सकते आप। When a document of title of goods has been transferred to the buyer and buyer transferred the document of person who has bought goods in good faith, मैंने तुम्हें बेचे, तुमने आगे बेच दिए, मैं कैसे रुकवा लूंगा रास्ते में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रीसाइंड व्हेन द सेलर एक्सरसाइज हैज राइट ऑफ स्टॉपेज इन द ट्रांजिट, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन इन द फोर्स, बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस। अब तीसरा पॉइंट आता है राइट ऑफ रीसेल, मेरे पास तीसरा राइट होता है, मैं इस गुड्स को वापस आगे बेच सकता हूँ। अब मान लो गुड्स ना पेरिशेबल नेचर के हैं, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल कब कर सकते हैं, गुड पेरिशेबल नेचर के हैं, बायर मिल नहीं रहा, बायर नीड नॉट बी इन्फॉर्म्ड, उसको तो इन्फॉर्म करने की जरूरत भी नहीं है, बेच दो वो गुड्स, उस गुड्स को बेच दो। वेरी गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, उसके लिए पहले आप उसको इंटेंशन दे देना बायर को कि मैं इस गुड्स को बेच दूंगा, रीजनेबल टाइम के अंदर बता दे, नहीं तो मैं इस गुड्स को बेच दूंगा, बेच देना उस गुड्स को, आपके राइट होता है, बेच दो आप। When the an unpaid seller who has exercised his right of lien stoppage in transit resell the goods, the subsequent buyer उसको good title मिल जाता है original buyer से, despite the fact notice of resale has not been given by seller to original buyer। A resale by seller where a right of resale is expressly reserved in a contract of sale, कई बार आप ना क्या करते हो, right to sell रिजर्व करके रख लेते हो, समटाइम इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड बिटवीन द सेलर एंड बायर, देन इन केस बायर मेक डिफॉल्ट, कई बार क्या होता है, मान लो जैसे अब आप कोई फ्लिपकार्ट अमेजोन से कोई चीज़ मंगवाते हैं, अब आपने क्या कर दिया, उससे ना वो मंगवा ली, कोई चीज़ मंगवा ली और पेमेंट आपको बाद में करनी है। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी मंगा ली मतलब आपने। अब जैसे ही आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी तो ओनरशिप तो आपके पास आ गई, क्योंकि उसने बिल आपके नाम पे बना दिया। अब बिल आपने नाम के बना दिया, अब वो अपने को जब देने आया ना, अब मैंने उससे क्या ले ली, वो कोरियर तो ले लिया, जब उसको पैसे देने लगा ना, तो मैंने कहा पैसे तो मैं नहीं देता। कहता पैसे क्यों नहीं देता, फिर आप गुड्स वापस दो, मैंने कहा गुड्स मैं वापस नहीं देता क्योंकि बिल मेरे नाम पे है, तो मैं तो इसका ओनर हूँ, ये तो ये गुड्स मेरी है, आप मेरे से वापस ले ही नहीं सकते। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ना उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है राइट टू रिजर्व वाला, उसने अपना राइट टू रिजर्व सेल ना वो आपसे साइन करवा रखे हैं, यानी कि उसके जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं ना, उसके अंदर लिखा होता है कि हम ना
हम सेलर राइट टू रिजर्व एक राइट रखते हैं, हम क्या रखते हैं, राइट टू रिजर्व सेल का, यानी कि कल को अगर आप हमारी पेमेंट नहीं देते तो हम इस गुड्स को आगे बेच सकते हैं। तो कहता है द सब्सिक्वेंट बायर एक्वायर द गुड टाइटल अगेंस्ट द, अब ये कहता है समटाइम इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड बिटवीन द सेलर एंड बायर, इन केस बायर मेक डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द प्राइस सेलर में रीसेल द गुड्स टू सम अदर पर्सन, सेलर इज सेड टू हैव बीन रिजर्व्ड हिज राइट टू रीसेल। तो आपने वो राइट टू रीसेल है ना, वो रिजर्व करके रखा हुआ था उसके अंदर उन्होंने, तो अपने को वो पैसे देने पड़ेंगे। Where the property in the goods has not been passed to the buyer, unpaid seller has in addition to his remedy a right of withholding delivery of the goods. Right is similar to lien called quasi lien. अब अगला पॉइंट कहता है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अब ना ये तो था गुड्स के अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो, अब अनपेड सेलर बायर के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है। बायर के अगेंस्ट में हमेशा प्राइस के लिए उसके ऊपर केस करूंगा, कभी भी सेलर बायर से गुड्स वापस नहीं मांगता, प्राइस के लिए उसके ऊपर केस करता है। और मैं उसके सूट डैमेजेस कर सकता हूँ, सूट कर सकता हूँ डैमेजेस के लिए कि तूने उसको एक्सेप्टेंस क्यों नहीं करी, अब इसके बदले में मेरे को नुकसान हो गया तो मुझे तू डैमेजेस पे कर, मैं तेरे ऊपर केस कर रहा हूँ। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुटेशन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया बिफोर ड्यू डेट। अब बायर ने ना, अब उसने बोला था कि 20 तारीख को मेरे से ये गुड्स चाहिए, मैंने कहा था ठीक है मैं दे दूंगा। मैंने वो गुड्स बना रहा था, 10 तारीख को उसका फ़ोन आ गया, कहता मैं तो ये गुड्स नहीं ले सकता। तो मैंने कहा मैंने तो इसके ऊपर काम कर दिया, तो मुझे डैमेजेस पे करो, मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच भी बोला जाता है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट से पहले ही तोड़ दिया जाए तो मैं उसे ड्यू डेट के पहले तोड़ने के बदले में मैं उसे डैमेजेस क्लेम करूंगा। सूट फॉर इंटरेस्ट, वाइल देयर इज स्पेसिफिक एग्रीमेंट था बिटवीन सेलर एंड बायर के बीच में, इंटरेस्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड्स फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट बिकम ड्यू, तो सेलर रिकवर करेगा, बायर से इंटरेस्ट भी रिकवरी कर सकता है। अब क्या है बायर अगेंस्ट सेलर, रेमेडीज क्या है बायर के पास अगेंस्ट सेलर। अब सेलर के अगेंस्ट क्या वो है, अगर वो ब्रीच करते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही इज फेल टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम, मैंने गुड्स आपको डिलीवरी टाइम पे नहीं दी तो आपके पास क्या राइट है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही रेपुटेड द कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं कैंसिल करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को तो आपके पास एक राइट क्या है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही डिलीवर नॉन कन्फॉर्मिंग गुड्स एंड बाय रिजेक्ट कर दे गुड्स, तो आपके पास क्या क्या राइट है। तो राइट ऑफ बायर क्या होते हैं, सबसे पहले आपके पास राइट है डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, मैंने आपको अगर मना कर दिया या रॉन्गफुली डिलीवरी कर दी या मना कर दिया तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो सेलर के ऊपर डैमेजेस के लिए कि आप मुझे डैमेजेस पे करो। ऐसे ही आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब देखो आपने तो, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट था, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था जो सिर्फ मेरे को मैं ही परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पूरे शहर के अंदर वो चीज़ मैं ही बनाता हूँ और आपने तभी तो मेरे को ऑर्डर दिया था और मैंने आपको बाद में मना कर दिया, तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, नहीं हमें तो आपसे ही परफॉर्म करवाना है वो। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस भी कर सकते हो आप किसी पर्सन के ऊपर, सेलर के ऊपर, कि ना मैं तो नहीं करवाता किसी और से ये काम, मुझे तो आपसे ही परफॉर्म करवाना है, पहले तूने हाँ क्यों भरी, मैं कर दूंगा। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, आप वारंटी के लिए मेरे ऊपर केस कर सकते हो। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करता हूँ तो आप मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आप मेरे से ब्याज भी ले सकते हो अगर मैं लेट वगैरह करता हूँ तो। उसके बाद कहता है एक ऑक्शन सेल होती है, ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है, ये आपने कभी मूवीज़ के अंदर भी ऐसे सीन देखे होंगे, धड़कन मूवी के अंदर भी है ऐसा सीन, वो काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर ऐसा है जहाँ पे ऑक्शन सेल्स होती है, वहाँ पर एक बोली लगती है, ऑक्शनीर होता है। अब मुझे अपना घर बेचना है तो मैंने क्या करा, एक ब्रोकर को ढूंढा, ब्रोकर मतलब ऑक्शनीर, तो वो क्या करता है 3 बार हथौड़ा मारता है, 1 2 3, ठीक है, जैसे मान लो 20 लाख का घर उसने बेच दिया तो वो बोली लगती है, वहाँ से एक मिनिमम प्राइस से बोली लगती है, 20 लाख से मान लो स्टार्टिंग हुई तो 20 लाख, फिर किसी ने 21 लाख लगा दिया, किसी ने 22 लाख लगा दिया, ऐसे वो बोलियाँ लगाते रहते हैं। तो जो फाइनल हो जाती है उसके ऊपर 3 बार हथौड़ा मारा जाता है फॉल ऑफ हैमर से, तो वो प्राइस फाइनल हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो फिल्म धड़कन मूवी के अंदर सीन है, सुनील शेट्टी ऑप्शन से लेता है, एक परचेज करता है, अक्षय कुमार का घर होता है, तो वो सीन देखना आपको सारी समझ आ जाएगी ऑप्शन सेल क्या होती है। लीगल रूल क्या है, गुड्स आर सोल्ड इन ए लोट, अब मान लो गुड्स आपको लोट में बेचे जा रहे हैं, अब ये गुड्स ना मैं आपको लोट में बेच रहा हूँ तो हर लोट को एक प्राइम फेशियल अलग माना जाएगा कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, पहले लोट की अलग बात की जाएगी, दूसरे लोट की अलग बात की जाएगी, तीसरे की अलग बात की जाएगी। कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंस द कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर, 3 बार वो डाल मारता है हथौड़े को और वहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाती है। राइट टू बिड में भी रिजर्व, मैं बिड का कोई भी राइट रिजर्व करके रख सकता हूँ। और वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, व्हेन द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय सब्जेक्ट टू राइट ऑफ ए बिड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ, अपने बिहाफ पे तो वो कर ही नहीं सकता, वैसे भी नहीं कर सकता। आप एक प्राइस रिजर्व कर सकते हो, यानी कि हम ये घर को 10 लाख से स्टार्ट करेंगे और मतलब एक रिजर्व कर सकते हो भी इतना मिनिमम, इस यहाँ से तो हम स्टार्ट करेंगे घर को बेचना, ऐसे नहीं भी वो घर का कोई कहे मैं तो 10,000 रुपये मिलूंगा, ऐसा नहीं होता। तो आप एक प्राइस सेट कर सकते हो, अपसेट प्राइस। और प्रिटेंडेड बिडिंग है कि सेलर ना, इफ़ द सेलर मेक यूज़ ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग टू रेज द प्राइस, सेल ये वॉइडेबल हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है, कई बार क्या होता है, मान लो मेरा घर है, मुझे घर बिकवाना है, तो मैंने कहा यार ऐसे है ये घर ना ऐसे सस्ता ना चला दे, आप एक चार्ज करते हैं, तो मैंने ना उसके अंदर जो बंदे आए थे ना वहाँ पे, उसके अंदर 5-10 बंदे अपने ही बैठा दिए और उनको बोल दिया कि ना तुम ना क्या करना, प्राइस बढ़ाते रहना बस, ठीक है, तुम्हारा यही काम है कि तुम ना प्राइस बढ़ाते रहना। अब मान लो मैंने 20 लाख बोला और मेरे ही बंदे ने किसी ने 22 बोल दिया, फिर जो एक्चुअल बंदे थे उसमें से किसी ने 25 बोल दिया, फिर मेरे बंदे ने किसी ने 28 बोल दिया, ऐसे करते करते ना वो घर को 50 लाख पे ले गए और 50 लाख पे जिसने बोला उसको वो घर दे दिया।
तो अगर सेलर ने कोई ऐसी प्रिटेंडेड बिडिंग का कोई यूज़ करके इसका प्राइस बढ़वाया और बाद में पता चल गया ना तुमने ये गड़बड़ करी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सारा तेरा वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट तेरा वॉइडेबल हो जाएगा, इसकी कोई मान्यता नहीं मानी जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना। इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल, जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हो तो जो भी रेलिवेंट टैक्स उस टाइम लग रहे होते हैं आपके, वो सेल की वैल्यू में इंक्लूड हो जाते हैं। यानी कि अब जीएसटी लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी लग रही है, कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो ये सारे तुम्हारे टैक्स के अंदर उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी भी आप बिल देख लेना, जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो एक्चुअली में वो चीज़ कितने की होती है और उसके ऊपर जीएसटी लगा होता है, तो वो तो इंक्लूड होएगा ही होएगा। तो यहाँ पर अपनी ये यूनिट खत्म होगी।